नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे केस सिनेरियो के सॉल्यूशन। तो 15 केस सिनेरियोज दे रखे हैं आईसीआई ने फॉर मई 23 के लिए। और बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस नहीं दिए होते, तो समझ नहीं आता है कि कहां से किस लॉजिक से किस ट्रांजेक्शन को एंटर किया गया है। तो अपन वो सारा लॉजिक समझेंगे, साथ में अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले केस सिनेरियो फर्स्ट पहले रीड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन उसके आंसर करेंगे। तो एसआर एसोसिएट इज ए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। जब भी आप केस सिनेरियो पढ़ो तो सबसे पहले ये देख लेना कि आपका टैक्स पेयर कौन सा है। टैक्स पेयर आपका बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आपके आरसीएम एग्जामिशन वगैरह डिटरमाइन करने में काम आएंगे। तो यहाँ पे एसआर एसोसिएट इज ए पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप नहीं होती। देन रजिस्टर्ड तो है, बट रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, और किस स्टेट में है वो भी डिटरमाइन करना, क्योंकि बाद में इंट्रास्टेट डिटरमाइन करने में हेल्प होगा। तो ये राजस्थान स्टेट में रजिस्टर्ड है। जुलाई में इसने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन एंटर करी है उसका डिटेल दिया गया है। इन्होंने कमोडिटी एक्स परचेज किया है 1 जुलाई को किससे? रजिस्टर्ड पर्सन से फॉर एन अमाउंट ऑफ 5 लाख एट द रेट ऑफ 1000 पर टन। मतलब 500 टन कमोडिटी एट द रेट ऑफ 1000 अपन ने 5 लाख रुपए में ये परचेज किया है। और वो कमोडिटी परचेज करने के बाद हमने एनसीडीएक्स में एज अ सिक्योरिटी कुछ ट्रांजैक्शन एंटर करने वाले थे, उसकी एज सिक्योरिटी हमने स्टोरेज में जमा करवा दिया है एज अ सिक्योरिटी। एनसीडीएक्स क्या होता है सर? तो एनसीडीएक्स कमोडिटीज का स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वहां पे जमा करवा दिया और हमने एक फ्यूचर में एंटर हुए इन ऑर्डर टू हेज द अफोरसेड ट्रांजैक्शन। 1 जुलाई को मैंने एक फ्यूचर ट्रांजैक्शन किया फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एट एनसीडीएक्स एट द रेट ऑफ 1100 पर टन। जो कॉन्ट्रैक्ट अगस्त में खत्म होने वाला है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एनसीडीएक्स में, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म का, किससे? एबीसी इंक, जो कि अनरिलेटेड पार्टी है और यूएस की पार्टी है, टू गेट रियल टाइम अपडेट ऑन द प्राइसिंग, ठीक है। तो मैंने बाहर वाली एंटिटी से कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, मतलब मैंने सप्लाई ऑफ सर्विसेज ली है, कहां से? यूएस की कंपनी से। तो ऐसे केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो उसमें क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। एबीसी इंक ने उसके लिए 50,000 रुपए चार्ज किए हैं। द इनवॉइस वाज इशूड टू एसआर एसोसिएट ऑन 1 जुलाई। इनवॉइस 1 जुलाई को इशू कर दिया है सप्लायर ने और पेमेंट हुआ है 20 अगस्त को। तो ऐसे केस में हमने आरसीएम में पढ़ा था कि 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर, हमारा क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। देन एनसीडीएक्स चार्जेस रेंट चार्ज करता है एनसीडीएक्स 10,000 रुपए और सर्विस चार्ज करता है 20,000 रुपए पर मंथ। तो जुलाई में भी चार्ज करेगा, अगस्त में भी चार्ज करेगा। ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त 31 अगस्त फॉर कमोडिटी एक्स, द रेट ऑफ कमोडिटी एक्स वाज 900 पर टन। तो हमने जो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया था अगस्त के एंड में, उसका प्राइस 900 रुपए, हमने उसको स्क्वायर ऑफ करके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म कर दिया, हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया, बट विदाउट फिजिकल डिलीवरी। जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डिलीवरी बंद करोगे तो ऐसे केस में उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ऐसे केस में विदाउट फिजिकल डिलीवरी किया तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एट द सेम रेट। एनसीडीएक्स चार्ज ब्रोकरेज, एनसीडीएक्स जब भी आप एक फ्यूचर ट्रांजेक्शन या कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसका चार्ज करेगा ब्रोकरेज 5,000 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक आपने जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट किया था और उससे स्क्वायर ऑफ करने के लिए अगस्त में किया था, तो जुलाई में भी आप 5,000 रुपए एनसीडीएक्स को दोगे, 5,000 रुपए आप अगस्त में दोगे ब्रोकरेज। ऑन द परचेज ऑफ कमोडिटी एक्स, जब आपने कमोडिटी एक्स परचेज किया तो उस पर मंडी रेट लग रहा था, मंडी टैक्स लग रहा था 10 रुपए पर टन। तो आपने 500 टन परचेज किया था तो 10 रुपए की रेट से 5,000 रुपए आपके ऊपर क्या है? मंडी टैक्स लगा है जब आपने वो परचेज किया था। तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा जब हमने 5 लाख रुपए की कमोडिटी परचेज करी थी, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में हमने पढ़ा था कि टैक्स, एनी टैक्स अदर देन जीएसटी विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो अब अपने को इंटरस्टेट सप्लाई पे रेट दे रखे हैं 9%, 9%, 18%। अब अपने को क्वेश्चन आंसर पे आना है। तो कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर द एसआर एसोसिएट इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं आंसर 1, ठीक है, उसका फर्स्ट। तो अपन ने 500 टन कमोडिटी परचेज की है, 500 टन कमोडिटी परचेज की है एट द रेट ऑफ 1,000 रुपीज। तो ये कितने का हो गया? 5 लाख रुपए का। अब उसके बाद हमने मंडी टैक्स पे किया है, मंडी टैक्स पे किया है 10 रुपए पर टन। तो 500 टन 5,000 रुपए मंडी टैक्स हो गया। आपका टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया? 5,05,000 रुपए, 5,05,000 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय एसआर एसोसिएट इन द मंथ ऑफ अगस्त। कोई भी आउटवर्ड सप्लाई की है क्या? हमने सब कुछ परचेज किया है या एक्सपेंस किया है? हमने ऊपर पढ़ा कोई भी हमने आउटवर्ड सप्लाई नहीं करी। जो हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी हमने स्क्वायर ऑफ करा था वो भी हमने क्या किया है? फिजिकल डिलीवरी नहीं किया है, तो वो भी सप्लाई नहीं होता है। तो कुछ भी हमने आउटवर्ड सप्लाई नहीं करी है तो ऐसे केस में हमारा जो आउटवर्ड सप्लाई है वो क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म बाय एसआर एसोसिएट?
तो क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा? तो हमने पढ़ा था आरसीएम के केस में 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, क्या हो जाएगा 1 जुलाई से 61st डे, जुलाई के 31st डेज और 29 डेज आपके उसके हो जाएंगे, और 30th अगस्त आपका क्या हो जाएगा 61st डे फ्रॉम दी डेट ऑफ इनवॉइस, और 20th अगस्त जिस दिन हमने पेमेंट कर दिया है, विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर कौन सा है 20th अगस्त, तो 20th अगस्त आपका क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। देन कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय एसआर एसोसिएट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, आपको नेट में कितना जीएसटी पेबल है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। देखो आपका कोई भी आउटवर्ड सप्लाई तो था नहीं, तो ऐसे केस में आप कोई भी आईटीसी तो यूटिलाइज कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब अपने को सिर्फ पता क्या लगाना है कि हमने आरसीएम में कितना टैक्स पे करना है, आरसीएम में कितना टैक्स पे करना है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं लिया है, तो ऐसे केस में कुछ टैक्स लायबिलिटी तो आता नहीं है, ठीक है। तो अब सिर्फ टैक्स लायबिलिटी किस पे आ सकता है, इनपुट्स पे आ सकता है, अगर हमारा आरसीएम उस पे टैक्सेबल है। तो आरसीएम वाली कोई भी हमने सप्लाई ली है क्या, तो ये हम डिटरमाइन करेंगे। देखो आरसीएम वाली हमने एक सप्लाई करी है, जो कि सप्लाई इनवर्ड ली है, जो कि हमने यूएस की एक कंपनी से 50,000 रुपए का हमने सब्सक्रिप्शन लिया है। तो ऐसे केस में इंपोर्ट और सर्विस है, आरसीएम में एप्लीकेबल होगा, तो 50,000 रुपए का क्या हो जाएगा 50,000 रुपए पे 18% की रेट से अमाउंट कितना हो जाएगा 9,000 रुपए, इतना आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। क्योंकि और कुछ तो आउटवर्ड सप्लाई इतनी है नहीं, तो और कुछ तो टैक्स आने नहीं वाला, सिर्फ 9,000 रुपए आ जाएगा। देन आपके पास क्रेडिट बैलेंस कितना अवेलेबल है वो पता लगाना है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई मंथ में पता लगाना है, ठीक है। तो जुलाई मंथ में हमने क्या क्या इनपुट लिया है वो अपने को देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपन ने खरीद करी थी जुलाई में एक 500 टन की, ठीक है। तो 500 टन की जो खरीद करी थी उसका वैल्यू कितना था 5,05,000, मंडी टैक्स भी हमने इंक्लूड कर लिया था। तो 18% अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5,05,000 का, इस पे अपने 18% टैक्स पे किया होगा, तो अब इसका इनपुट ले लेंगे, कितना ले लेंगे 90,900, ठीक है। फिर आपने जो परचेज करी है आरसीएम में, आपने जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है वो तो कब किया है अगस्त में किया, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब था अगस्त में, तो वो तो इंक्लूड नहीं होगा, वो तो इसमें नहीं आएगा आईटीसी में। ये वाला हमने ट्रांजेक्शन कवर कर लिया। उसके बाद हमने एनसीडीएक्स को 10,000 रुपए पे किए और 20,000 रुपए पे किए, 10,000 रुपए अपने स्टोरेज के और 20,000 रुपए सर्विस चार्जेस, तो 30,000 रुपए पे भी अपने को 18% पे करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 5,400। उसके बाद हमने कोई अमाउंट पे किया है क्या, हमने एनसीडीएक्स को 5,000 रुपए पे किया है कॉन्ट्रैक्ट का, जुलाई में पे किया और अगस्त में पे किया, पर हम किसका पता लगा रहे हैं जुलाई का, तो जुलाई में हमने 5,000 रुपए पे किया है कॉन्ट्रैक्ट का, तो 5,000 रुपए पे भी 18% हो जाएगा, ये आपका 900 रुपए, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 97,200, आपका आंसर आ जाएगा, का आंसर आ जाएगा 97,200, ठीक है। चलिए तो अब ये अपना फर्स्ट केस सिनेरियो हो गया। अब अपन आते हैं सेकंड केस सिनेरियो पे, रीड आउट करते हैं। सबसे पहले दिशा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब क्या है बॉडी कॉर्पोरेट, जब कोई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है तो उसे बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। इसके ऑफिस हैं एक तो कोलकाता में है, एक मुंबई में है। द कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी रजिस्टर्ड भी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, ध्यान रखना ये काम आती है आरसीएम वगैरह डिटरमाइन करने में। कंपनी दो बिजनेस काम करती है, एक तो बैंकिंग सर्विसेज का काम करती है, एक एडवाइजरी का काम करती है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अपना जो टर्नओवर है वो 80 लाख रुपए वेस्ट बंगाल में, 60 लाख रुपए महाराष्ट्र में है। द बकेट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड अंडर ईच ऑफ द टू सेगमेंट्स आर एज फॉलोज। बैंकिंग सर्विसेज में तो हम रिकवरी एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एडवाइजरी में हम कंपनी फॉर्मेशन वगैरह का सर्विसेज देते हैं, रिटर्न फाइलिंग का देते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, बिजनेस प्रमोशन करना, इसकी सर्विसेज देते हैं। तो अपने दोनों ऑफिस से रिलेटेड हमने जो भी इनपुट या आउटपुट लिए हैं उसका डेटा दिया हुआ है सितंबर मंथ का, ठीक है। ये सारा अमाउंट क्या है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एक तो हमने कुछ सेल और परचेज किया है फॉरेन करेंसी का, जिसका डेटा दिया हुआ है नोट 3 में, जो अपन सेपरेटली रीड आउट करेंगे। उसके बाद अमाउंट रिसीव हुआ है फ्रॉम देवीदास प्राइवेट लिमिटेड, इट हैज स्पॉन्सर्ड द बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द दिशा एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। तो हमने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कराई है किसको, देवीदास प्राइवेट लिमिटेड को। जब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है बाय एनी पर्सन टू द पर्सन हु इज द बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट को हमने अगर सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा स्पॉन्सरशिप सर्विस आरसीएम में चार्जेबल हो जाएगी। तो आरसीएम में चार्जेबल हो जाएगी, और ये क्या है हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, या हमने सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं तो आउटवर्ड में आरसीएम हो जाएगा। कौन पे करेगा, सामने वाला बंदा, कौन, देवीदास प्राइवेट लिमिटेड। कमीशन रिसीव हुआ है हमें एज ए डीएसए, हमने डीएसए की सर्विसेज प्रोवाइड कराई है किसको, आईसीडीआई बैंक को। तो कोई अगर इंडिविजुअल डीएसए सर्विसेज प्रोवाइड कराता है किसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह को, तो उस पर क्या होता है
आरसीएम में चार्जेबल होता है, बैंक पे करता है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पे कंपनी है, तो ऐसे केस में इस पे जो चार्जेबल होगा वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही होगा, डीएसए को ही पे करना पड़ेगा, मतलब दिशा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को। हमें कमीशन रिसीव हुआ है फॉर एक्टिंग एज ए रिकवरी एजेंट, तो हमने रिकवरी एजेंट की सर्विसेज दी हैं, तो जिसके बदले में हमें कमीशन रिसीव हुआ है। जब भी कोई रिकवरी एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है एनी पर्सन टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, तो ऐसे केस में टैक्स कौन पे करेगा, वो बैंक, फाइनेंशियल, एनबीएफसी इन आरसीएम। तो ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई है जो कि लगेगी आरसीएम में। उसके बाद प्रोफेशनल फीस रिसीव हुई है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी एलएलपी एसोसिएट, हमने कोई कंपनी वगैरह फॉर्म कर बनाने में प्रोफेशनल सर्विसेज दी हैं, तो उसके लिए हमें फीस रिसीव हुई है 80,000 रुपये कोलकाता ऑफिस को, 40,000 रुपये मुंबई ऑफिस को। अब कोलकाता ऑफिस के लिए एक नोट दे रखा है, नोट 2, आउट ऑफ द प्रोफेशनल फीस ऑफ 80,000 रिसीव्ड बाय द कोलकाता ऑफिस, 15,000 was the toward reimbursement claim for the client. It was separately mentioned in the invoice. तो हमने प्योर एजेंट का कंसेप्ट पढ़ा था। प्योर एजेंट में हमने बोला था कि अगर कोई सर्विसेज दे रहा है और उस सर्विसेज के साथ वो कुछ रिम्बर्समेंट क्लेम कर रहा है, कुछ एक्चुअल एक्सपेंसेस जिनका रिम्बर्समेंट क्लेम कर रहा है और हमारे बिहाफ पे कर रहा है और इनवॉइस में सेपरेटली डिक्लेयर कर रहा है, तो ऐसे केस में वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे जो 80,000 रुपए की वैल्यू दिख रही है ये माइनस हो जाएगा 15,000, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 65,000। चार्जेबल किस में होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, हमारी क्या है आउटवर्ड सप्लाई। नेक्स्ट प्रोफेशनल फीस रिसीव हुई है हमें जीएसटी वगैरह रिटर्न फाइल करने में, तो ये भी आउटवर्ड सप्लाई है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। उसके बाद पार्टिसिपेशन फी रिसीव हुई है फ्रॉम द कस्टमर फॉर द बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने कोई बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है, उसमें हमें पार्टिसिपेशन फीस मिला है। जो कोलकाता ऑफिस ने ऑर्गेनाइज की है वो कहाँ की है, रशिया में। तो कोई भी अगर बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया विल बी एग्जेम्प्ट, ठीक है, तो सर्विसेज फॉर हेल्डिंग द बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट। तो ये 50 लाख रुपए की जो सर्विसेज है ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, 50 लाख रुपए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और ये जो चेन्नई में हेल्ड करी है तो ये 4 लाख रुपए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, किसमें, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। ये भी हमारी आउटवर्ड सप्लाई है। हमने लीगल फीस पे करी है टू मिस्टर सुंदरम एंड एडवोकेट, हमने लीगल सर्विसेज ली हैं और लीगल फीस पे करी है। तो ऐसे केस में, लीगल फीस के केस में अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा आपको, लीगल फीस पे आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये हमारी इनवर्ड सप्लाई है जिसमें आरसीएम में टैक्स किसे पे करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा, दिशा एंटरप्राइज को पे करना पड़ेगा। पेमेंट मेड फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल रिसीव्ड, तो हमने सिक्योरिटी सर्विसेज ली हैं, ठीक है, कोलकाता ऑफिस ने सिक्योरिटी सर्विसेज ली है ग्लोब सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से। तो जब कोई सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड कराई जाती है बाय बॉडी कॉर्पोरेट, by person other than body corporate to any person who is registered, ठीक है, अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया तो क्या होता है, आरसीएम में टैक्सेबल होता है। यहां प्रोवाइड किसने किया है, ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब इसमें आरसीएम नहीं लगेगा, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाएगा। और जिस सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी ने हमें प्रोवाइड की है उसको चार्ज लगेगा, वो टैक्स पे करेगा। और मुंबई ऑफिस ने लिया है 25,000 रुपए का मैसेज XY पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, एक पार्टनरशिप फर्म है उससे हमने सर्विसेज लिया है। तो पार्टनरशिप फर्म सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता और हम रजिस्टर्ड हैं, तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कराई है सिक्योरिटी की, तो ऐसे केस में वो आरसीएम में टैक्सेबल होता है। तो ये 25,000 रुपए क्या हो जाएगा, आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा, इनवर्ड आरसीएम, हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कुछ हमें नोट दिया गया है, एग्जीबिशन जो हमने करी थी रशिया में 50 लाख रुपए, वो हमने 10 कंपनियों से रिसीव किए हैं, 5-5 लाख रुपए हर कंपनी से। और पार्टिसिपेशन 4 लाख भी हमने 100 कंपनियां पार्टिसिपेट करा, ये लिखा हुआ है। उसके बाद हमें परचेज एंड सेल का ट्रांजैक्शन अमाउंट दे रखा है, जो फॉरेन करेंसी का परचेज सेल किया था। कोलकाता ऑफिस ने परचेज किया है 10,000 USD एट द रेट ऑफ 73 पर USD, और उस दिन आरबीआई रेफरेंस रेट 74 पर USD था। मुंबई ऑफिस ने सेल किया 5,000 USD 73.20 पे, उस दिन का आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है। हम पे एक ऑर्डर पास किया है ज्वाइंट कमिश्नर और सीजीएसटी मुंबई ने, डिमांड रेज किया है हमसे 600 करोड़ रुपए, और उसके अगेंस्ट हम अपील करना चाहते हैं बिफोर दी अपीलेंट अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर। देन कोलकाता ऑफिस ने 1 लाख रुपए का अमाउंट रिसीव किया है, जिसके ऊपर हमें टैक्स भी कलेक्ट हो गया, पर हमने गवर्नमेंट को 4 महीने से जमा नहीं करवाया है, ठीक है। तो अब अपने को कैलकुलेट करना है, अब अपने को आंसर करने हैं। आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल 2.1, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय कोलकाता ऑफिस एंड मुंबई ऑफिस, ठीक है। तो डिटरमाइन कर लेते हैं अंडर, अब ये भी बात करिए 32(2)(a), रूल 32(2)(a, यहाँ पे 2 रूल होते थे। 32(2)(a) में क्या करते थे, आरबीआई रेफरेंस रेट और हमारा जितने में हमने डील किया है उसमें जो डिफरेंस है उससे हम कैलकुलेट करते थे वैल्यू ऑफ सप्लाई।
या फिर अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो पूरा आईएनआर में कन्वर्ट करके उसका 1% हम क्या मानते थे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट अगर 32(2)(b) दिया होता, 32(2)(b) दिया होता तो ऐसे केस में हम देखते थे कि अगर 1 लाख तक है तो 1%, या फिर अगर 1 लाख से ऊपर है, 10 लाख से नीचे तो 0.5%। वो जो करते थे वो क्या होता है, रूल 32(2)(b) होता है, और हमें क्या बोला है, रूल 32(2)(a) से डिटरमाइन करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सेकंड नंबर है, उसमें फर्स्ट एमसीक्यू है, ठीक है। तो देखते हैं कोलकाता ऑफिस का। सबसे पहले कोलकाता ऑफिस, ठीक है, इन्होंने परचेज किया है 10,000 यूएसडी, 10,000 यूएसडी, और रेट थी उस दिन, आरबीआई रेफरेंस रेट थी 74, और हमने कितने में परचेज कर लिया, 73। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा, 74 माइनस 73 इंटू 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज कलकत्ता ऑफिस का। अब मुंबई ऑफिस का डिटरमाइन कर लेते हैं। मुंबई ऑफिस ने सेल किया है 5,000 रुपये, 5,000 यूएसडी, 5,000 यूएसडी। उसका आरबीआई फ्रेश रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो कितने पे डील किया हमने, 73.20 पे। 5,000 इंटू 73.20, तो आईएनआर में अमाउंट आता है आपका 3,66,000। देखो यहाँ पे आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम पूरा आईएनआर में कन्वर्ट किया, और उसका 1% हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 3,66,000 का 1% हो जाएगा 3,660 रुपीज। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, कोलकाता के केस में 10,000 रुपए, मुंबई के केस में 3,660। कोलकाता के केस में 10,000 और मुंबई के केस में 3,660, ये बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई रिसीव्ड बाय मुंबई ऑफिस। रिसीव्ड मतलब इनपुट सर्विसेज पूछी हैं, इनपुट सप्लाईज पूछी हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑन विच पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, जिसपे हमें आरसीएम में टैक्स पे करना है, ठीक है। तो इनवर्ट सप्लाईज जो हमने देखी थी उसमें से कौन सी इनवर्ट सप्लाईज हैं, ऊपर वाली तो सारी क्या है, आउटवर्ड सप्लाईज हैं। इनवर्ट सप्लाईज कौन सी थी, सिर्फ 2, लीगल फीस और सिक्योरिटी सर्विसेज। तो लीगल फीस में मुंबई ऑफिस के केस में हमारा क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा, तो 15,000 हमारा क्या हो जाएगा, आरसीएम का अमाउंट हो जाएगा। तो हमें क्या क्या ऐड करना है, एक तो हमें लीगल फीस ऐड करना है 15,000 रुपए। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज के आरसीएम में एप्लीकेबल होगा, यस, क्योंकि किससे लिया है हमने, पार्टनरशिप फर्म से लिया है, जो कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होता है, और हम रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे केस में अगर पार्टनरशिप फर्म मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट किसको प्रोवाइड करता है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में क्या लगता है, आरसीएम लगता है। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी सर्विसेज का भी क्या हो जाएगा, 25,000 का आपका क्या हो जाएगा, आरसीएम। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, 40,000। तो 40,000 की आपकी इनवर्ट सप्लाई है जिसपे आरसीएम में आपको टैक्स पे करना है, तो ये आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा आंसर 40,000। फिर पूछा है द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई बाय द कोलकाता ऑफिस। कोलकाता ऑफिस का आउटवर्ड सप्लाई इन मंथ ऑफ सितंबर ऑन विच दिशा एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड इज लायबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जिसमें आपको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना है। तो देखिए यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई कौन कौन सी थी, देखो सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम देवीदास प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस स्पॉन्सरशिप, ये आरसीएम में टैक्सेबल है, तो हमें ये नहीं चाहिए। अब डीएसए की सर्विसेज जो हमने दी थी वो किसमें लगेगी, वो किसमें लगेगी, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। डीएसए सर्विसेज कितने का दिया है कोलकाता ऑफिस में, 48,000 रुपए का। अब क्यों फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, क्यों आरसीएम लगेगा, ये हम जब रीड आउट कर रहे थे तब हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और कहां लग रहा है, यहाँ पे तो आरसीएम लग रहा है। प्रोफेशनल फीस के केस में, प्रोफेशनल फीस के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा कितना, 80,000 रुपए नहीं, 15,000 रुपए एज अ प्योर एजेंट लिया था, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 65,000। और आपने एक जीएसटी वगैरह रिटर्न भरी है तो उसका अमाउंट लिया आपने 65,000। और कुछ आउटवर्ड सप्लाई, यस, ये एग्जीबिशन वाली आउटवर्ड सप्लाई है, बट रशिया में हेल्ड किया कलकत्ता ने, तो ये एग्जाम्प्ट है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टोटल आपका अमाउंट आ जाएगा 1,78,000। तो आपका आंसर हो जाएगा 1,78,000। उसके बाद पूछा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट दैट दिशा एंटरप्राइज लिमिटेड कैन बी आस्क्ड टू डिपॉजिट। तो जब आप अपीलेट अथॉरिटी में अपील करते हो तो कितना अमाउंट देना पड़ता है, 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 50 करोड़ इन केस ऑफ आईजीएसटी, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना, 50 करोड़ तक, पर 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट, तो विच एवर इज लोअर हो जाएगा। अगर सीजीएसटी होता तो 25 करोड़ तक मैक्सिमम, 10% ऑफ द टैक्स और 25 करोड़, विच एवर इज लोअर। और एसजीएसटी में भी उतना ही लगता, बट अगर आईजीएसटी है तो उसमें 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 50 करोड़, विच एवर इज लोअर। तो 10%, अपना टैक्स अमाउंट कितना था, 600 करोड़ का, 600 करोड़ का डिमांड है, तो 600 करोड़ पे 10% लगा दो। 600 करोड़ पे 10% कितना हो जाएगा, 60 करोड़ और 50 करोड़, क्योंकि हमसे क्या पूछा है आईजीएसटी एक्ट में, तो 50 करोड़, तो विच एवर इज लोअर, 50 करोड़, तो 50 करोड़ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 122 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट
फॉर फेलियर ऑफ कोलकाता ऑफिस टू डिपॉजिट द टैक्स कलेक्टेड। तो आपने गवर्नमेंट से टैक्स कलेक्ट कर लिया और आपने जमा नहीं करवाया 4 महीने तक, तो ऐसे केस में 10,000 रुपीज और टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर आपका क्या हो जाएगा, पेनल्टी हो जाएगा, मैक्सिमम पेनल्टी हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं केस सिनेरियो नंबर 3 पे। केस सिनेरियो नंबर 3 पे पहले रीड आउट कर लेते हैं। एस्पायर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, रेफर टू हियर एज एस्पायर सॉल्यूशंस, is engaged in providing multi-dimensional services to its client through its office in हरियाणा रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो प्राइवेट लिमिटेड है, बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, रजिस्टर्ड है, और कहां रजिस्टर्ड है, हरियाणा में। ठीक है, जुलाई में इसने फॉलोइंग सर्विसेज करी हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्टेन क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम bizcard.com फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 लाख। There is an additional charge of 2% as equalization levy on such services in India, which is recovered from the offshore services supplied by the government. bizcard.com passes the tax to its customer by charging them as internal policy। ठीक है, तो 50 लाख रुपए की इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया हमने bizcard.com का, उस पर हमने 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगाया है, जो bizcard.com कस्टमर से ही चार्ज कर लेता है एज ए एडिशनल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद एस्पायर सॉल्यूशन पे किया, एस्पायर सॉल्यूशन ने सिटिंग फीस पे किया 25,000 ईच टू इट्स 4 डायरेक्टर पर मंथ। तो ये देखो, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो टैक्स किस में पे करेंगे, आरसीएम में। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है। उसके बाद 4 डायरेक्टर्स पर मंथ। फर्दर देयर आर 2 डायरेक्टर्स हु आर इन द एग्जीक्यूटिव रोल एंड विड्रॉइंग 2 लाख ईच पर मंथ एज सैलरी फ्रॉम द कंपनी। जब सैलरी दी जाती है तो सैलरी किस में आती है, नेगेटिव लिस्ट में आती है, पर डायरेक्टर को डायरेक्टर फीस दी जाती है तो वो आरसीएम में टैक्सेबल होती है, आरसीएम में टैक्सेबल होती है। तो सिटिंग फीस हमने पे की है 4 डायरेक्टर को, कितनी, 25,000 ईच। तो 1 लाख रुपए पर मंथ हम क्या दे रहे हैं, डायरेक्टर फीस दे रहे हैं, जिसमें हमें आरसीएम में पे करना है। बट जो 2 लाख रुपए ईच मंथ जो सैलरी उठा रहे हैं, तो सैलरी तो सिंपल सी बात है नेगेटिव लिस्ट में आती है, इस पर कोई टैक्स नहीं बनता। उसके बाद एस्पायर सॉल्यूशन पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इन कंप्लायंस ऑफ इंटरनल पॉलिसी। कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, खुद की इंटरनल पॉलिसी है, उसके लिए प्रीमियम पे किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में। एस्पायर सॉल्यूशन प्राइवेट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट जूम कॉर्प बेस्ड इन बैंगलोर एंड इशूड एन इनवॉइस ऑफ 30 लाख। तो एक आउटवर्ड सप्लाई की है 30 लाख रुपए की, आउटवर्ड सप्लाई है 30 लाख रुपए की। Empowering India is a non-government organization located in Haryana. It aims at empowering the eligible companies to grow their business in India. तो एक नॉन एनजीओ ने सब्सिडी दिया है कितने का, 5 लाख रुपए का लमसम। मतलब दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर सप्लाई। ठीक है, कोई भी इनवॉइस से रिलेटेड डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, फुल्ली इग्नोर करेंगे। जब कोई सब्सिडी आपकी इनवॉइस से रिलेटेड नहीं है तो ऐसे केस में आप उसको इग्नोर करेंगे प्रॉपरली। एस्पायर सॉल्यूशन प्रोवाइड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू मिस्टर एक्स an individual for an event organized by the state of Haryana. The amount agreed for sponsorship 5 लाख। तो 5 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप ये सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं, तो ये भी इनका क्या हो जाएगा, आउटवर्ड सप्लाई। तो 2 आउटवर्ड सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, तो 5 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप सर्विसेज और 30 लाख रुपए का ये कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, अब अपने को डिटेल देनी है, तो देखो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी सारे अमाउंट, कोई आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई नहीं है इसके अलावा। अब ओपनिंग बैलेंस भी कुछ नहीं है, तो अपने को रेट दी हुई है जीएसटी की, तो अब अपने को डिटरमाइन करना है। द लायबिलिटी टू पे जीएसटी फॉर क्लाउड सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय एस्पायर सॉल्यूशन फ्रॉम bizcard.com शैल बी। देखो हमने क्लाउड सर्विसेज ली हैं, ओआईडीआर सर्विसेज हैं। ठीक है, अगर ओआईडीआर सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती हैं, तो ऐसे केस में टैक्स कौन पे करता है, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाउड सर्विसेज दी गई हैं। नॉर्मली मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस करता तो क्या होता, आरसीएम में टैक्स पे करता, बट यहां पे क्या है, ये जो सर्विसेज क्या है, क्लाउड सर्विसेज हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। ठीक है, तो ऐसे केस में टैक्स कौन पे करेगा, जो कि सर्विस प्रोवाइडर है। क्यों, क्योंकि किसको प्रोवाइड कर रहा है, वो रजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर प्रोवाइड कर रहा है। बट यहां पे क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। तो जब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करता है, रजिस्टर्ड पर्सन को कोई ओआईडीआर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसके केस में टैक्स पे करने की लायबिलिटी किसकी है, आरसीएम में रजिस्टर्ड पर्सन की लायबिलिटी है। ठीक है, भले ये क्लाउड सर्विसेज ओआईडीआर सर्विसेज है, बट किसको प्रोवाइड कराई है, रजिस्टर्ड पर्सन को। तो रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कराइए, तो ऐसे केस में टैक्स लायबिलिटी किसकी आएगी, रजिस्टर्ड पर्सन की। तो हमने अगर सर्विसेज लिए हैं तो लायबिलिटी किसकी है, हमारी। और कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, 50 लाख रुपए का अमाउंट है, प्लस आपका 2% इक्वलाइजेशन लेवी है, तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 51 लाख।
तो 51 लाख रुपीस पे आपको 18% की रेट से जीएसटी देना पड़ेगा। ये आपका अमाउंट बैठेगा 9,18,000 रुपये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आरसीएम में टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑन bizcard.com on Aspire solution under reverse charge and GST of 9,18,000 shall be paid by the Aspire solution, आपका डी आंसर हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, Aspire solution seek your advice on the taxability of the sitting fees payable to director and salary payable to executive director। तो हमने बात करी जब आप कोई सिटिंग फीस पे करते हो, ठीक है, तो उस पे तो क्या होता है, आरसीएम में आपको टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। बट अगर आपने सैलरी पे किया है किसी डायरेक्टर को जिसपे आपने 192 में टीडीएस कट किया है, तो ऐसे केस में वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव लिस्ट में आता है, सप्लाई नहीं होता है, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी भी नहीं लगता है। तो ऐसे केस में जो सिटिंग फीस हमने डायरेक्टर को पे की है उसमें आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड जो सैलरी पे करी है वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर इज लायबल टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज एंड द सैलरी पेड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल टू जीएसटी। ये करेक्ट बात है, ये इसका पॉइंट हो जाएगा। व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद द एस्पायर सॉल्यूशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो आईटीसी कितना अवेलेबल है ये अपने को पता लगाना है। ठीक है, तो क्या क्या इनपुट सर्विसेज ली हैं वो अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने इनपुट सर्विसेज ली है, ये इंपोर्ट ऑफ क्लाउड सर्विस किया है, उसका अमाउंट अपने को पे करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में हमने आरसीएम में टैक्स पे कर दिया, तो उसका हम क्या ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। तो 9,18,000 रुपए का आपका ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड, हमने डायरेक्टर फीस पे करी है, डायरेक्टर फीस पे हमने आरसीएम में टैक्स पे किया है। तो डायरेक्टर फीस अपन कितनी पे करते हैं, 1 लाख रुपए पे करते हैं पर मंथ। तो उस पर 1 लाख रुपए पे 18% कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये, 18,000 रुपये हो गए। उसके बाद जो लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज लिया हमने वो तो क्या है, ब्लॉक क्रेडिट, तो उसका क्रेडिट हम नहीं ले सकते। उसके बाद कोई भी इनपुट सर्विसेज हमने नहीं लिया है। तो टोटल आपका जो आईटीसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9,36,000, 9,36,000 ये आ जाएगा। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय एस्पायर सॉल्यूशन इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो हमने बात करी थी, एक तो हमने 30 लाख रुपए का ये आउटवर्ड सप्लाई दिया है बेंगलोर में, और 5 लाख रुपए का दिया है हमने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 35 लाख। अब जो एनजीओ ने सब्सिडी दिया है वो किसी इनवॉइस से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो ऐसे केस में इसको इग्नोर करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 35 लाख रुपीज, हमारा क्या हो जाएगा, आउटवर्ड सप्लाई, सी अमाउंट आ जाएगा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी डिपॉजिटेड इन कैश बाय द एस्पायर सॉल्यूशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, अब आप कितना मंथली आपको पे करना है, कितना आपको कैश में पे करना है। तो देखिए आपका आउटवर्ड सप्लाई कितना था, आउटवर्ड सप्लाई था 35 लाख। 35 लाख पे 18% आप अमाउंट कितना पे करोगे, 35 लाख इंटू 18%, ये आपका 6,30,000 रुपये। फिर आपने आरसीएम में जो टैक्स पे किया था उसका आईटीसी लोगे, आईटीसी कितना आपके पास, 9,36,000। तो उसमें से यूज करके 630 पूरा का पूरा पे कर दोगे तो नेट लायबिलिटी आएगी 0। अब आपको आरसीएम वाली लायबिलिटी तो कैश में देनी पड़ेगी, वो कितनी थी, 9,36,000। तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना आ जाएगा, नेट टैक्स लायबिलिटी कैश में 9,36,000, 9,36,000। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ABC Limited is a public sector undertaking engaged in the business of generation of electricity from conventional and non-conventional sources. The government of India holds 75% equity in the said company and balance equity is held by the institutional and domestic investors. The company has taken separate registration under GST in each state where it has business operation. The company has its head office in Delhi and its power plants are located in the state of Bihar, Odisha and Chhattisgarh. तो हेड ऑफिस दिल्ली में है और उसके 3 प्लांट है बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। अब ट्रांजेक्शन दी गई है प्लांट वाइज। अब उन ट्रांजेक्शन के बाद पहले ट्रांजेक्शन रीड आउट कर लेते हैं। एक तो अपन ने एनर्जी सेल की है, चलिए। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट हमें मिला है। बैंक इंटरेस्ट क्या होता है, रिसीविंग ऑन सेविंग बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट। तो ये अपना बैंक अगर आपको किसी लोन डिपॉजिट वगैरह पे मिलता है तो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, तो इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको हाउस रेंट रिकवर्ड किया है आपने फ्रॉम द एम्प्लॉइज फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू देम। तो हमने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन किसको प्रोवाइड करा है, एम्प्लॉइज को। जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप रेंट पे देते हो तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो रेंट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस एंड शॉप लोकेटेड इन द ऑफिस प्रीमाइस, ऐसे केस में क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ऐसे केस में टैक्सेबल होता है। सेल ऑफ आयरन और मेटल स्क्रैप एक्सक्लूडिंग टीसीएस एट द रेट ऑफ 1% एज पर द इनकम टैक्स। और आपने सेल किया है कुछ स्क्रैप का, ठीक है। फिर आपका अदर इनकम है कुछ। In addition to the above information, following transactions were also carried out during the month of February. A supply order for stationery item was ordered by the Delhi head office
टू मैसर्स स्टेशनरी मार्ट न्यू दिल्ली फॉर 3,36,000। तो एक ऑर्डर अवार्ड किया गया बाय द दिल्ली हेड ऑफिस टू द स्टेशनरी मार्ट न्यू दिल्ली फॉर 3,36,000, जो कि इंक्लूडिंग जीएसटी है 12%। ठीक है, तो 3,36,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी आ गई? 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख कितना? 2.5 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे केस में टीडीएस काटना पड़ेगा, बिल्कुल काटना पड़ेगा। वेंडर सप्लाइड स्टेशनरी आइटम वर्थ 44,800 एंड इश्यूड टैक्स इनवॉइस इन फरवरी, दिल्ली हैड मेड द पेमेंट ऑफ द सेड बिल। तो 44,800 का जो बिल है इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब 40,000 प्लस 4800 जीएसटी है, तो उसका पेमेंट किया है दिल्ली हेड ऑफिस ने इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो टीडीएस किस पे कटता है? पेमेंट पे, तो पेमेंट पे टीडीएस काट लिया जाएगा। ओडिशा प्लांट परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर 2,80,000 ड्यूरिंग फरवरी फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर, रेट ऑफ जीएसटी ऑन सेड फर्नीचर आइटम इज 18%। हमने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया 2,80,000 का फर्नीचर, तो अनरजिस्टर्ड से खरीदा है, तो उसने टैक्स तो लगाया नहीं होगा, तो टैक्स तो हमने पे किया ही नहीं है इस पे। बोर्ड मीटिंग फॉर रेजिंग टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट एक्सपेंशन वाज हेल्ड इन फरवरी, द दिल्ली एचओ पेड 20,000 ईच एज सिटिंग फीस टू 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 20,000 रुपए ईच को पे किए हैं, तो 80,000 रुपए हमने पे किया है, तो 80,000 रुपए पे अपने को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको? दिल्ली हेड ऑफिस को। उसके बाद फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स एचओ एंड पावर प्लांट्स द कंपनी हैज एंगेज्ड प्राइवेट सिक्योरिटी। तो अपने पावर प्लांट्स वगैरह की सिक्योरिटी के लिए क्या प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई है, और सीआईएसएफ गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उसको भी लगाया है सिक्योरिटी के लिए। उनको पेमेंट किया गया है। बिहार प्लांट में 10 लाख रुपए पे किया गया है, ओडिशा में 8 लाख रुपए, छत्तीसगढ़ में 14 लाख रुपए। तो जब आप गवर्नमेंट से कोई सर्विसेज लेते हो, अदर देन जो 3 सर्विसेज या 4 सर्विसेज अपन ने डिस्कस करी थी जिसमें ये सर्विसेज नहीं आती है सिक्योरिटी वाली, अगर कोई सर्विसेज लेते हो, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आपको किसमें पे करना पड़ेगा? आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस केस में आपको जो सीआईएसएफ से सर्विस मिली है उसमें आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा, आपने सर्विसेज लिया एबीएस सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो बॉडी कॉर्पोरेट ने सर्विसेज प्रोवाइड कराया है, तो वही टैक्स पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने प्रोवाइड कराया होता तो हम रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करते। द बिहार प्लांट परचेज द मशीनरी इन फरवरी फ्रॉम मिसेस साहू एंटरप्राइज पटना, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर 86,000, फुल पेमेंट वाज मेड इन फरवरी, रेट ऑफ जीएसटी 18%। अनरजिस्टर्ड से परचेज किया है तो भैया उसने टैक्स लगाया ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने को डिसाइड करना है अमाउंट। The value of taxable supply on which GST is payable by the Delhi head office under forward charge for the month of February is, कितना चार्ज पे करना पड़ेगा फरवरी में? तो भैया दिल्ली वाले में बात कर लेते हैं। दिल्ली वाले में इलेक्ट्रिसिटी सेल करी नहीं है, बैंक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, हाउस रेंट रिकवर किया है हमने 55,000 रुपए का, वो क्या है? एग्जेम्प्ट है, क्योंकि हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले लिया है। और 48,000 रुपए हमने बिजनेस एंटिटी से रिकवर किया है, रेंट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस एंड शॉप्स वगैरह, तो उनसे रिकवर किया, तो 48,000 ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक तो ये 48,000 टैक्सेबल हो जाएगा, और दूसरा अदर इनकम, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? केस स्टडी नंबर 4 कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है, तो एक तो आपका हो जाएगा 2,50,000 का अमाउंट प्लस आपका 48,000 रुपए का अमाउंट, या आपका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 2,98,000 आपका टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। तो ये आपका आ जाएगा टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 298। उसके बाद द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई, बिहार पावर प्लांट ने इनवर्ड सप्लाई कौन सी टैक्सेबल ली है? देखो, इनवर्ड सप्लाई की बात कर लेते हैं। इनवर्ड सप्लाई ऊपर जो दिया हुआ है पूरा क्या है? आउटवर्ड सप्लाई। ये भी आउटवर्ड सप्लाई, ये पूरा का पूरा क्या है? आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई की बात कर लेते हैं, नोट्स में दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट पॉइंट था वो दिल्ली एचओ से रिलेटेड था, तो हमें बात नहीं करनी। सेकंड वाला किससे रिलेटेड था? ओडिशा प्लांट से रिलेटेड था, तो ये भी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। उसके बाद बोर्ड मीटिंग वाला भी दिल्ली एचओ से रिलेटेड था, ये भी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। हमें बिहार के लिए पता लगाना है। बिहार ने एक सिक्योरिटी सर्विसेज ली है सीआईएसएफ से, तो सीआईएसएफ से ली है तो गवर्नमेंट से ली है, गवर्नमेंट से अगर कोई सर्विसेज ली है तो उसमें आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 10 लाख रुपीज का इन्होंने सर्विसेज लिया है, तो 10 लाख आपका क्या हो जाएगा? आरसीएम। एक परचेज करिए मशीनरी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करिए, तो उस पर तो कुछ टैक्स बनता ही नहीं है, तो ऐसे केस में आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 10 लाख रुपीज आ जाएगा टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लग रहा है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच टीडीएस अंडर सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट शैल बी डिडक्टेड, तो हमने बात करी थी 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट है, तो ऐसे केस में टीडीएस तो कटेगा, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। ऐसे केस में जो पेमेंट होता है, पेमेंट कितना हुआ था? 44,800, तो ऐसे केस में 44,800 में से टैक्स अमाउंट 4800 था, बाकी बेसिक अमाउंट क्या था? 40,000, तो 40,000 पे आपका 1% टीडीएस 1% कट जाएगा, सीजीएसटी 1% एसजीएसटी, ये 40,000 के अमाउंट पे आपका टीडीएस कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 केस सिनेरियो हो गए हैं, अभी अपन आ जाते हैं 5th केस सिनेरियो पे। सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड इज 100% सब्सिडरी ऑफ सुपरनोवा एलएलसी जापान, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो इसका अपन एक बनाएंगे चार्ट ताकि समझ में आ जाए अपने को।
ठीक है, ट्रांजैक्शन समझना जरूरी है, तब आपका केस स्टडी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड किसकी सब्सिडरी है? सुपरनोवा जापान की। सुपरनोवा जो जापान है उसका एक सब्सिडरी है सुपरनोवा इंडिया। ठीक है, जो कहां पे रजिस्टर्ड है? ये रजिस्टर्ड है गुजरात में, तो ये गुजरात में रजिस्टर्ड है। उसके बाद सुपरनोवा इंक सिंगापुर इज अनदर सब्सिडरी ऑफ सुपरनोवा एलएलसी जापान। तो इसकी एक और सब्सिडरी है जापान की, सुपरनोवा सिंगापुर। सुपरनोवा सिंगापुर। उसके बाद इट इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स टू कस्टमर अक्रॉस द वर्ल्ड। इन इंडिया सुपरनोवा इंक सिंगापुर सेल्स द गुड्स टू अ सब कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द नेम ऑफ अल्फा लिमिटेड। तो सुपरनोवा जो सिंगापुर है ना, वो किसको सप्लाई करता है? अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड है, कहां है ये अल्फा लिमिटेड? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद अल्फा लिमिटेड इंपोर्ट्स द गुड्स सोल्ड बाय द सुपरनोवा इंक सिंगापुर। सिंगापुर से गुड्स मंगाता है और उस पर थोड़ा बहुत काम करता है, प्रोसेस सच गुड्स इन द फैक्ट्री लोकेटेड इन महाराष्ट्र। आफ्टर प्रोसेसिंग द गुड्स बाय अल्फा लिमिटेड, द गुड्स आर सोल्ड बाय अल्फा लिमिटेड टू द सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड। जब उसका प्रोसेसिंग कर लेता है तो उसके बाद ये गुड्स किसको सेल कर देता है? सुपरनोवा इंक इंडिया को। तो अल्फा लिमिटेड क्या करता है? सिंगापुर से खरीदता है, उसे प्रोसेस करता है और किसको भेज देता है? सुपरनोवा इंडिया को। तो ये क्या करता है? यहां से सेल कर देता है, यहां से ये क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। ठीक है, अब होल्डिंग कंपनी कौन है? सुपरनोवा एलएलसी जापान। वो बोलता है जो भी सेल करेगा सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड, जो भी सेल करेगा उसका 20% किसको देना पड़ेगा? जापान को, एज अ रॉयल्टी। तो 20% ऑफ द सेल एज अ कमीशन रॉयल्टी मान लो इंडिया लिमिटेड को देना पड़ेगा, किसको? सुपरनोवा जापान को, क्योंकि वो उसकी होल्डिंग कंपनी है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी अल्फा लिमिटेड ने इंपोर्ट किया गुड्स कितना? 10 लाख रुपए का। इसने इंपोर्ट किया है 10 लाख रुपए का गुड्स। ठीक है, उसके साथ ही इसने 2 लाख रुपए का गुड्स कहां से लिया है? डोमेस्टिक मार्केट से परचेज किया है। 2 लाख रुपए का गुड्स डोमेस्टिक मार्केट से परचेज किया है। अब उसको प्रोसेस करने के बाद इसने जो गुड्स बेचा है सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड को, वो 10 लाख रुपए का बेचा है। उसके साथ ही 2 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे इनकर किया है। ट्रांसपोर्टेशन पे इनकर किसने किया है? इंडिया लिमिटेड ने। बट कौन लायबल था पे करने के लिए? अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड पहुंचा के देगा माल। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की होती है, और उसे कौन इनकर करता है? रेसिपिएंट। तो ऐसे केस में उसे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बना लिया जाता है। उसके बाद अल्फा लिमिटेड हैज आल्सो चार्ज एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 12,000 ऑन सच प्रोसेस्ड गुड्स। तो 12,000 पे और अमाउंट चार्ज किया है एज अ म्युनिसिपलिटी लेवी। तो एनी टैक्स अदर देन जीएसटी विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 18,000 पे क्या हो जाएगा? यहां पे इंक्लूड हो जाएगा म्युनिसिपल लेवी। ठीक है, तो ये भी अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा। सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड सोल्ड द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अल्फा लिमिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी एज पर द डिटेल्स बिलो। जो अल्फा लिमिटेड से 10 लाख के गुड्स आए थे वो सेल किए हैं सुपरनोवा इंडिया ने। 6 लाख रुपए के गुड्स तो बेच दिए उसने एक्स लिमिटेड कस्टमर जो कि राजस्थान में था। ठीक है, तो मतलब क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई। ये गुजरात में था, राजस्थान में बेचा है, तो क्या हो जाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई। और 8 लाख रुपए का गुड्स वाई लिमिटेड को बेचा जो गुजरात में था, ये क्या हो जाएगी? इंट्रास्टेट सप्लाई। तो यहां पे आईजीएसटी लगेगा, यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। ठीक है, फरवरी में सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड ने अपने 5 एम्प्लॉय भेजे हैं टू सिंगापुर फॉर ट्रेनिंग पर्पस। Training was given by Supernova Inc. Singapore at its office located in Singapore. The expense related to such training were paid by Supernova India Limited to Supernova Inc. Singapore. ठीक है, further an employee of Supernova India Limited had visited the manufacturing unit of Alpha Limited. Supernova India का जो एम्प्लॉई था वो Alpha Limited की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विजिट करने गया, और प्लांट विजिट करने गया तो वहां पे होटल में रुका था जहां पे उसका इनवॉइस बन गया 1 लाख रुपए का, मुंबई में। ठीक है, तो होटल वाले ने सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करके 1 लाख रुपए पे और वो इनवॉइस दे दिया। आउट ऑफ सच अमाउंट द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम द एम्प्लॉय टुवर्ड नॉन ऑफिशियल स्टे वाज 50,000। एम्प्लॉय से 50,000 रुपए रिकवर करेंगे इसमें से। फन इवेंट्स लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड एट न्यू दिल्ली हैड ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल इवेंट इन द मंथ ऑफ फरवरी फॉर सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड इन मॉरिशस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, कोई भी इनपुट क्रेडिट वगैरह का ओपनिंग बैलेंस वगैरह है नहीं, टैक्स रेट 9% और 18% है। तो अब अपन बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले द टोटल जीएसटी लायबिलिटी नेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ एनी ऑफ द अल्फा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज। तो अपन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई क्या करी है हमने? नेट लायबिलिटी कितनी पे करनी है ये डिटरमाइन करेंगे। तो किसकी करनी है? अल्फा लिमिटेड की। अल्फा लिमिटेड की। अल्फा लिमिटेड ने सुपरनोवा इंक को कितने का सेल किया? 10 लाख रुपए का सेल किया, प्लस हमने उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड किया
2 लाख रुपए का, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अल्फा लिमिटेड की, बट इनकर किसने किया, सुपरनोवा ने। तो ऐसे केस में अल्फा के जो सप्लाई की है उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और 12,000 रुपए म्युनिसिपल लेवी, एनी टैक्स अदर देन जीएसटी विल बी इंक्लूडेड। तो ये कितना हो गया, 12,12,000 रुपए। इस पे आप 18% की रेट से लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 12,12,000 इंटू 18%, ये हो जाएगा आपका 2,18,160। ठीक है, ये तो आपका आउटपुट सप्लाई पे आ गया। अब आपको नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालनी, नेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें से आपने 10 लाख रुपए का माल इंपोर्ट किया है, तो उस पर 18% आपने, देखो इंपोर्ट के केस में क्या होता है ना, जब आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो तो आप कस्टम से माल तभी छुड़वा पाओगे जब आप उसको जीएसटी पे करके आओगे। तो ऐसे केस में आपने जो भी टैक्स बनता था, जो आपने इंपोर्ट माल किया, वो आप ऑलरेडी कस्टम पे करके आ गए हो। ठीक है, तो ऐसे केस में आपने टैक्स पे कर दिया, अब जीएसटी के रूट के थ्रू थोड़ी पे करोगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या होता है, कस्टम के थ्रू नहीं आता है। तो ऐसे केस में जब भी आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो तो आपको आरसीएम की लायबिलिटी भी आ जाती है और आईटीसी भी मिल जाता है। बट गुड्स के केस में आप लायबिलिटी तो ऑलरेडी कस्टम पोर्ट पे करके आ गए, अब सिर्फ आपका क्या है, आपको आईटीसी मिलेगा क्योंकि आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया। तो 10 लाख रुपए पे 18% कितना हो गया, 1,80,000 रुपए का आपको यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। उसके साथ ही आपने 2 लाख रुपए डोमेस्टिक मार्केट से भी परचेज किया है, तो ये कितना हो गया, 36,000 रुपए ये हो गया। तो आपको पूरा आईटीसी, नेट ऑफ आईटीसी आपकी लायबिलिटी जो आएगी वो आएगी 2160। अब आप अल्फा लिमिटेड कहां पे था, महाराष्ट्र में, उसने कहां सेल किया, सुपरनोवा इंक, जो कि कहां था, गुजरात में। तो ऐसे केस में उसने क्या किया, इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। तो ऐसे केस में आईजीएसटी होगा, तो 2160 आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा इन केस ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी। तो आपका आंसर आ जाएगा 2160 पेबल एज आईजीएसटी। सेकंड, what shall be the gross tax IGST liability without any adjustment of input tax credit of Supernova India Limited। तो ITC को भूल जाओ, अब उसकी ग्रोस जीएसटी लायबिलिटी बतानी है, कौन सी, आईजीएसटी, ओनली आईजीएसटी। तो ऐसे केस में क्या क्या होगा देख लेते हैं। एक तो उसने जो माल सेल किया है, जो सुपरनोवा इंक इंडिया ने माल सेल किया है, उसमें से जो 8 लाख का माल है वो तो गुजरात में सेल किया, वो तो इंट्रास्टेट है, उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। फर्स्ट वाला जो 6 लाख रुपए का सेल किया वो इंट्रास्टेट के, इस पे आईजीएसटी लगेगा। तो 6 लाख रुपए पे आप क्या कर दोगे, 18% लगा दोगे, कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए पे 18% हो जाएगा आपका 1,08,000 प्लस। अब आपने कोई ऐसा कुछ इंपोर्ट किया है क्या जिसपे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जीएसटी में, तो इंपोर्ट सुपरनोवा इंडिया ने जो इंपोर्ट किया है ना, वो एक ही चीज के इंपोर्ट और सर्विसेज, जिसके अगेंस्ट वो 20% का कमीशन दे रहा है। ठीक है, तो सुपरनोवा इंक ने क्या किया, 14 लाख रुपए का सेल किया है मंथ में, उसका 20% कमीशन किसको देना पड़ेगा, अपनी होल्डिंग कंपनी को। तो ये क्या हो गई, एक तरह से इंपोर्ट और सर्विसेज। तो 2,80,000 रुपए का जो कमीशन दिया है उस पर आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। 2,80,000 रुपए का आप 18% क्या हो जाएगा आपका 50,400। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 1,58,400। और कुछ इनपुट सर्विसेज ली है क्या सुपरनोवा इंडिया ने, सुपरनोवा इंडिया ने कोई ऐसी इनपुट सर्विस ली हो, इनपुट गुड्स लिए हो जिसपे आपको आईजीएसटी पे करना पड़े, तो ऐसा कुछ तो हमने लिया नहीं, और सेल भी हमने आईजीएसटी वाला एक ही किया। तो आपका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 1,58,400। उसके बाद पूछा आपसे, हाउ शैल द अमाउंट पेड टुवर्ड द ट्रेनिंग एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ फाइनेंस टीम ऑफ सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड बी ट्रीटेड अंडर द जीएसटी लॉ। ठीक है, देखो क्या हुआ, आपने अपने एम्प्लॉइज को, आप इंडिया की कंपनी हो, आप अपने एम्प्लॉइज को भेज रहे हो आउटसाइड इंडिया ट्रेनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो सप्लायर कौन है, आउटसाइड इंडिया, वहां की जो सिंगापुर वाली कंपनी थी। तो सेक्शन 13 क्या बोलता है, सेक्शन 13 कब अप्लाई होता है, जब आपका लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट और लोकेशन ऑफ द सप्लायर दोनों में से एक भी अगर आउट ऑफ इंडिया है तो सेक्शन कौन सा लगेगा, 13 लगेगा, सेक्शन 13 लगेगा। अब जब सेक्शन 13 लगेगा तो सेक्शन 13 में बोला है, जब कोई ऐसी सर्विसेज परफॉर्म की जाती हैं जिसके लिए रेसिपिएंट का वहां पे अवेलेबल होना जरूरी है, तो ट्रेनिंग जब सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी तो ट्रेनिंग लेने वाला बंदा वहां पे अवेलेबल रहेगा, सिंगापुर गया हुआ है, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा जहां पे वो सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं। तो सर्विसेज कहां प्रोवाइड कराई गई हैं, ट्रेनिंग सर्विसेज सिंगापुर में, तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, सिंगापुर, और प्लेस ऑफ सप्लायर क्या हो गया, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गया, सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर का सप्लायर था। तो जब लोकेशन ऑफ सप्लायर भी सिंगापुर में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी सिंगापुर में है, दोनों ही नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो ऐसा केस में इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो जीएसटी इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द ट्रांजैक्शन सिंस ट्रेनिंग वाज इंपार्टेड इन सिंगापुर, प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। 5.4,
whether input tax credit is available on the GST paid by Supernova India Limited on the invoice amounting to 1 lakh to the hotel located in Mumbai। तो आपने मुंबई वाला जो 1 लाख रुपए का खर्च हुआ था उसका इनवॉइस मिला था, क्या उस पर आईटीसी मिल जाएगा? तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि होटल के केस में वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है तो ऐसे केस में उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो क्या होता है, जहां पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है, प्रॉपर्टी लोकेटेड है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लोकेटेड है महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र गया था ना होटल, होटल महाराष्ट्र में है, और प्लेस लोकेशन ऑफ सप्लायर भी कौन है, होटल का जो ओनर है वो भी क्या है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। तो महाराष्ट्र में ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, महाराष्ट्र में ही लोकेशन ऑफ सप्लायर है। तो ऐसे केस में क्या लगेगा, महाराष्ट्र का SGST और महाराष्ट्र का CGST। ठीक है, और आप कहां पे रजिस्टर्ड हो, जो रेसिपिएंट है वो कहां रजिस्टर्ड है, गुजरात में। सुपरनोवा कहां रजिस्टर्ड है, गुजरात में। तो ऐसे केस में गुजरात वाला महाराष्ट्र वाले GST का क्रेडिट नहीं ले पाएगा, दूसरे स्टेट का टैक्स का आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। तो ऐसे केस में महाराष्ट्र का जो SGST CGST जो उसने लगाया है बिल पे, उसका आप ITC नहीं ले पाओगे क्योंकि आप गुजरात में हो, तो आपको कुछ भी ITC इस पे नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। तो इसलिए बोलते हैं होटल के केस में आप जिस होटल में ठहर रहे हो, जिस आप स्टेट में ठहर रहे हो, स्टेट में अगर आपका बिजनेस नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो आप उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते हो। उसके बाद वेदर GST इज एप्लीकेबल ऑन द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द फन इवेंट्स लिमिटेड फॉर सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड इन मॉरिशस एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन सच केस। देखो हमने पढ़ा है कि अगर जो इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज, अगर इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज कहां प्रोवाइड कराई जाती हैं, किसको प्रोवाइड कराई जाती है, रजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। तो ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है वो कहां होती है, रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन। तो लोकेशन क्या है रजिस्टर्ड पर्सन का, गुजरात में था सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड, तो गुजरात क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जब गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई है तो ऐसे केस में टैक्स भी लगेगा और गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई, GST इज एप्लीकेबल एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं केस सिनेरियो नंबर 6 पे। ठीक है, केस सिनेरियो नंबर 6 पे आ जाते हैं। मिस्टर अशोक प्रोप्राइटर ऑफ मैसर्स ऑफिस इंक एंटरप्राइजेस, ठीक है, इज एंगेज्ड इन द ट्रेडिंग ऑफ ऑफिस स्टेशनरी आइटम इन स्टेशनरी स्टोर लोकेटेड एट सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता। द सेड स्टोर इज टेकन ऑन लीज फ्रॉम द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। स्टेशनरी का आइटम बेचता है और उसके लिए एक स्टोर लोकेटेड कोलकाता में ले रखा है रेंट पे, किससे, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर द टर्नओवर ऑफ मैसेज ऑफिस लिंक एंटरप्राइज वाज 14 लाख। लास्ट ईयर जो आपका फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 14 लाख था, 14 लाख रुपए। मैसेज अशोक सप्लाइज गुड्स विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली बट परचेज स्टेशनरी आइटम मोस्टली फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई। तो सेल तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में करता है और परचेज कहां से करता है, दिल्ली और मुंबई से। He owns a duplex house in New Town, Kolkata. He stays on the ground floor and let out the first floor to an employee of IDCI Bank registered in Delhi for the residential purpose. तो जो फर्स्ट फ्लोर है ना वो किसको दिया हुआ है, एम्प्लॉइज ऑफ ICICI बैंक रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रखा है। ठीक है, द रेंट फॉर द सेम इज पेड बाय द IDCI बैंक टू मिस्टर अशोक। ठीक है, ड्यूरिंग द करंट financial year he applied for GST registration on voluntary basis on 2nd April 2022 and registration was granted to him with effect from 9 April। तो आइडली तो उसका पिछले साल का जो टर्नओवर 19 लाख ही था, सॉरी 14 लाख ही था, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 20 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है। तो ऐसे केस में अब उसने क्या वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन ले लिया, 2 तारीख को अप्लाई किया और उसे अप्लाई मिला कब, 9 तारीख को। जब आप वॉलंटरली रजिस्टर करवाते हो तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है वो दिन आपका क्या होता है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 9 तारीख आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डिटेल्स ऑफ स्टॉक पोजीशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, 2 अप्रैल को इतना स्टॉक था, 8 अप्रैल को इतना स्टॉक था। ठीक है, ऑफिस स्टेशनरी और बुक्स वगैरह का। तो जब देखो, जब आपने वॉलंटरी रजिस्टर कराया तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल से एक दिन पहले आपका क्या स्टॉक था, उस पे जो ITC होगा वो आपको मिल जाएगा। द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय मिस्टर अशोक ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फर्निश्ड अंडर। करंट फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजेक्शंस दे रखी हैं। 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक तो आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे, तो इस पे तो टैक्स लगेगा ही नहीं इस अमाउंट पे। तो अब बात आती है 9 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक की। तो अपन बात कर लेते हैं, सेल ऑफ स्टेशनरी आइटम आपने सेल करी है, आपने रजिस्टर्ड को करी हो, अनरजिस्टर्ड को करी हो, टैक्स तो आप पे करोगे। तो ऐसे केस में दोनों ही क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल। उसके बाद लीगल फीस पे करी आपने एडवोकेट को, तो ऐसे केस में हमने बात करी थी लीगल फीस तभी आप RCM में चार्जेबल होते हो अगर आपने पिछले साल अपना टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो। पिछले साल आपका टर्नओवर 14 लाख था, तो ऐसे केस में आपको ये सर्विसेज क्या हो जाएंगी, नॉन टैक्सेबल हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगी।
एग्जेम्प्ट। ठीक है। परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम, आपने स्टेशनरी आइटम रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करी है तो इस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा, आपने टैक्स पे करा होगा। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर यूज इन ऑन ऑफिस, खुद के ऑफिस में यूज करने के लिए फर्नीचर परचेज किया है, किससे? अनरजिस्टर्ड डीलर से। अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया है तो जीएसटी पे किया ही नहीं होगा, तो यहां पे भी कोई मतलब नहीं है, आपको आईटीसी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम फ्रॉम ए रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर्ड डीलर से स्टेशनरी आइटम परचेज किया है। लीज रेंट आपने पे किया है किसको? कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो ध्यान रखना, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या हो जाएगी? लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट हो जाएगी। तो उनसे आप रेंट पे अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग लोगे तो ऐसे केस में आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम, तो इसमें आपको आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं मैसेज गति ट्रांसपोर्टर को, जिसने 5% वाला ऑप्शन, मतलब उसने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्शन ऑप्ट नहीं करा, तो ऐसे केस में आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा इनवर्ड सप्लाई पे। ठीक है। ये कब आप रजिस्टर्ड कब हुए? 8 तारीख के बाद, तो आपको 8 तारीख के बाद वाले अमाउंट पे करना है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब जीटीए सर्विसेज देता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये 10,000 तो एग्जेम्प्ट है, ये 1,50,000 आपका टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग फ्रॉम बीबीआई बैंक, इंटरेस्ट आपने पे किया है, ठीक है, इस इंटरेस्ट वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है तो उस पर आपने कुछ भी जीएसटी पे किया नहीं होगा। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बीबीआई बैंक, कोई मतलब नहीं है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम आईडीसीआई बैंक फॉर इट्स एम्प्लॉइज, देखो किसको सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई है? एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज कौन से हैं? अनरजिस्टर्ड होते हैं, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई प्रोवाइड कराई है रेंट की, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, तो ऐसे केस में वो टैक्सेबल नहीं होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर अशोक वेंट टू मुंबई महाराष्ट्र फॉर ए बिजनेस मीटिंग इन फरवरी एंड स्टेड इन होटल ब्लू पाइन्स फॉर ए वीक, होटल चार्ज 1 लाख, तो मुंबई में इन्होंने होटल में जाके 1 लाख रुपए चार्ज किया है होटल का, और ये कहां पे है? ये खुद कहां पे रजिस्टर्ड है? ये खुद है वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में जो होटल ने चार्ज किया जीएसटी, क्या उस पे आईटीसी मिल पाएगा? हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वेस्ट उसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है। उसके बाद तो हमें डिटरमाइन करना है अमाउंट, द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टैक्स ऑन विच इज पेबल बाय मिस्टर अशोक फॉर दी करंट फाइनेंशियल। आउटवर्ड सप्लाई देखेंगे और जिसपे टैक्स पे करना है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई। तो 8 अप्रैल के बाद ही टैक्स पे करने के लिए लायबल हो गए जब आप रजिस्टर हो गए, तो रजिस्टर आप 8 अप्रैल को हुए हो, 9 अप्रैल को हुए हो, तो तब से आप लायबल हो जाओगे टैक्स पे करने के लिए। तो उसके बाद आपने कौन सी आउटवर्ड सप्लाई है जो टैक्सेबल करी है? लेट्स सी 6 नंबर है उसमें फर्स्ट वाला। एक तो आपने सेल किया है स्टेशनरी आइटम्स का, सेल ऑफ स्टेशनरी आइटम, वो चाहे आपने रजिस्टर्ड को करी हो चाहे अनरजिस्टर्ड को, फर्क नहीं पड़ता। तो आपका कितना हो गया? 98 लाख, इस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लीगल फीस आपकी इनवर्ड सप्लाई है। परचेज आपने किया है, हम आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं, बाकी परचेज है, बाकी सब आपकी इनवर्ड सप्लाईज हैं। ठीक है। और एक रेंट रिसीट फ्रॉम आईडीसीआई बैंक जो आपके आउटवर्ड सप्लाई है, बट ये क्या है? एग्जेम्प्ट है, तो ऐसे केस में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपने जो आउटवर्ड सप्लाई प्रोवाइड कराई है वो कितने की प्रोवाइड कराई है? 98 लाख की, आपका आंसर हो जाएगा 98 लाख। Which of the following statement is correct in terms of fact of the case scenario given below? Mr. Ashok cannot opt to pay tax in financial year 23-24 under the composition scheme under section 10(1) and 10(2) of the CGST Act. Mr. Ashok is entitled to take the ITC of input held in the stock of 1 अप्रैल 2022. तो कब ले पाएंगे आईटीसी? 8 अप्रैल का, क्योंकि 9 अप्रैल को वो रजिस्टर हुए, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो 8 अप्रैल को जो उनका इनपुट्स पड़े उस पर वो आईटीसी ले पाएंगे। और क्या वो कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। पिछले साल उनका टर्नओवर 14 लाख ही था, और सेल भी सारी क्या करते हैं? वो इंट्रा स्टेट करते हैं। उन्हें बोला कि वेस्ट बंगाल में सेल करते हैं इंट्रा स्टेट, ये भी ऑप्ट कर सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, मिस्टर अशोक शैल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(4) सीजीएसटी एक्ट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ऐसे हर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप परचेज करोगे तो उस पर आरसीएम नहीं लगता है, ये बात तो अपने को समझ में आती है, तो ये भी नहीं होगा इस पे एप्लीकेबल। मिस्टर अशोक इज एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी ऑफ इनपुट हेल्ड इन द स्टॉक ऑन 8 अप्रैल। करेक्ट बात है, 9 तारीख को वो रजिस्टर हुए, तो 8 तारीख को जितना भी इनपुट पड़ा था उस पे पूरा के पूरे पे आईटीसी मिल जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच मिस्टर अशोक इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज, किस अमाउंट पे उनको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना है, तो समझते हैं। देखिए फर्स्ट दो तो उनकी क्या है? आउटवर्ड सप्लाई है। लीगल फीस पे भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर उनका टर्नओवर कितना था? सिर्फ उनका टर्नओवर था 14 लाख रुपए। इस पे भी आपको आईटीसी पे नहीं करना है। स्टेशनरी आइटम परचेज किया, फिर आपने लीज रेंट पे जो लिया था आपने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ये गवर्नमेंट से सर्विसेज लिया आपने रेंटिंग की, तो ऐसे केस में आपको आरसीएम में पे करना पड़ेगा। फिर आपने जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली हैं रजिस्टर होने के बाद, उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम में। तो 1,20,000 प्लस 1,50,000 आपका क्या हो जाएगा? 2,70,000 आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। आपका आंसर आ जाएगा डी। Which of the following inward supply is not subjected to payment of tax under reverse charge mechanism?
शॉप रेंट पेड टू केएमसी, बिल्कुल इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लीगल फीस पेड टू एडवोकेट, इस पे नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अपना टर्नओवर कितना था 14 लाख, लेस देन 20 लाख। परचेज ऑफ स्टेशनरी आइटम फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, आरसीएम नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू मैसेज गति एंटरप्राइज, बिल्कुल आरसीएम लगेगा। तो किस किस पे आरसीएम नहीं लगेगा, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड वाला किसमें है, सी, आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल ऑन द जीएसटी पेड बाय मिस्टर अशोक ऑन द टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख। तो महाराष्ट्र में है होटल, आप वेस्ट बंगाल में तो आप उसका आईटीसी नहीं ले पाओगे, जैसा हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। तो नेक्स्ट केस सिनेरियो करेंगे अपन 7th नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7, Doodle Inc. is an entity incorporated in USA and is engaged in provisional of various information technology related services. USA की कंपनी है Doodle Inc. as well as through its subsidiary located across the world. In India, Doodle India is subsidiary of Doodle Inc. तो Doodle Inc. की सब्सिडरी है इंडिया में, बनाएंगे अपन चार्ट वापस। Doodle Inc. की सब्सिडरी है Doodle India, ठीक है। सब्सिडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, कहां रजिस्टर्ड है, कर्नाटका में, कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद लिखा है डूडल इंक प्रोवाइड्स क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस टू इट्स कस्टमर बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटीज इन इंडिया। द कस्टमर कैन सब्सक्राइब टू द सर्विस बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्टली। तो डूडल इंक क्या करता है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस क्या होती है, OIDR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड ट्रैवल सर्विसेज। तो कस्टमर स्कोप करता है इन इंडिया द कस्टमर कैन सब्सक्राइब टू सर्विस बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्टली टू द डूडल इंक। तो पेमेंट डायरेक्टली किसके अकाउंट में जाता है, डूडल इंक जो यूएसए वाली थे, थ्रू इंडिया बैंकिंग अदर मोड। द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सच सर्विसेज आर एंटर्ड बिटवीन डूडल इंक एंड कस्टमर डायरेक्टली। और टर्म्स ऑफ सर्विस भी किसके अंदर है, डूडल इंक और कस्टमर। तो डूडल इंडिया का बीच में कोई भी रोल नहीं है, ये डायरेक्टली डूडल इंक किसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी इशू द कस्टमर कैन कॉल एंड लॉग द इशू एट द कस्टमर हेल्प सेंटर विच इज ऑपरेटेड बाय डूडल इंडिया ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस। देखो डूडल इंडिया का एक कॉल सेंटर है इंडिया में, अगर कोई दिक्कत आती है डूडल इंक जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो आप डूडल इंडिया वाले जो कस्टमर केयर है वहां पे बात कर सकते हो। पर उसके लिए डूडल इंडिया जो भी एक्सपेंस करता है ना उसका 10% एक्स्ट्रा चार्ज करके डूडल इंक से वसूलता है। तो मान लो मेरे का कस्टमर जो मैंने कॉल सेंटर चलाया वो 20 लाख रुपए मेरा उस पर खर्च हुआ, तो 20 लाख पर 10% 22 लाख रुपए मैं किससे लूंगा, डूडल यूएसए से, ठीक है। इसका मतलब सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, डूडल यूएसए। डूडल यूएसए ने क्या किया, डूडल यूएसए को जो कस्टमर की सर्विसेज देनी थी, कस्टमर को जो सेटिस्फेक्शन देना था, उसने आउटसोर्स कर दिया, किसको, डूडल इंडिया को, ठीक है। फर्दर डूडल इंडिया इज एंगेज्ड इन प्रमोटिंग एंड मार्केटिंग ऑफ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। और डूडल इंडिया को प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए भी लगा दिया कि हमारी सर्विसेज का मार्केटिंग करो, उस पर जो आपका खर्चा होगा उस पर हम 20% आपको ऐड करके मंथली बेसिस पे आपको रेवेन्यू देंगे, ठीक है। मान लो मार्केटिंग पे 20 लाख रुपए का खर्चा होता है तो डूडल इंक क्या करेगा, उस पर 20% ऐड करके 24 लाख रुपए डूडल इंडिया को दे देगा उस मार्केटिंग के काम के लिए, ठीक है। इन द नेम ऑफ डूडल इंक विदाउट एनी रेफरेंस टू ऑपरेशन ऑफ डूडल इंडिया। तो मार्केटिंग डूडल यूएसए के नाम पे होगी, इंडिया के नाम पे नहीं होगी। डूडल इंक कौन ऑनलाइन स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट। डूडल इंक के पास, यूएसए वाली जो कंपनी है उसके पास ऑनलाइन स्पेस है जहां पे एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। तो इसने क्या किया, डूडल इंडिया को वो ऑनलाइन स्पेस बेच दिया 5 करोड़ में। तो डूडल इंडिया ने 5 करोड़ रुपए में वो ऑनलाइन स्पेस ले लिया एडवर्टाइजमेंट का पर मंथ के बेसिस पे। अब डूडल इंडिया क्या करता है, वो स्पेस ले लिया, उसमें से एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लोगों को सेल करता है, ठीक है। अब मेरे पास मान लो इंटरनेट पे एक स्पेस है जहां पे मैं 50 लोगों को एडवर्टाइजमेंट करवा सकता हूं। तो ऐसे कैसे, मैंने वो स्पेस तो रेंट पे लिया, अब उसको मैंने आगे लोगों को एडवर्टाइज करने के लिए दे दिया और उस पर मैं अर्निंग कर रहा हूं। तो डूडल इंडिया सेल्स सच एडवर्टाइजमेंट स्पेस टू कस्टमर इंडिया ऑन इट्स ओन अकाउंट। द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ सच एडवर्टाइजमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड डूडल इंडिया। तो जो ये सेल करने का है ना, जो ये एडवर्टाइजमेंट स्पेस सेल करने का है, वो जो एग्रीमेंट है वो किसके बीच है, कस्टमर और डूडल इंडिया के बीच में है। तो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज वाला किसके अंदर था, डूडल यूएसए और कस्टमर के बीच में। और ये जो एडवर्टाइजमेंट स्पेस वाला है वो किसके बीच में, डूडल इंडिया और कस्टमर्स के बीच में। डूडल इंक प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू डूडल इंडिया एंड चार्जेस रॉयल्टी फ्रॉम डूडल इंडिया फॉर सच टेक्नोलॉजी सपोर्ट। तो डूडल इंक का वो स्पेस था जो हमने रेंट पे लिया था, तो उसके टेक्नोलॉजी में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कौन प्रोवाइड करता है, यूएसए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके लिए वो 25 लाख रुपए पर मंथ चार्ज करता है, ठीक है। 5 करोड़ रुपए तो लेता ही लेता रेंट के, अब 25 लाख रुपए एडिशनल चार्ज करता है फॉर सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल। तो डूडल इंडिया ने इनकर करें एक्सपेंसेस
कॉल सेंटर ऑपरेट करने के लिए 75 लाख रुपए एक्सपेंस हुआ है, प्रमोशन और मार्केटिंग पे 50 लाख रुपए एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। डूडल इंडिया अर्नड एन इनकम ऑफ 8 करोड़ फ्रॉम द सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्पेस। तो जो हमने 5 करोड़ पे रेंट पे लिया था ना स्पेस, उसको हमने आगे 8 करोड़ रुपए में उससे इनकम जनरेट की है हमने मंथली। उसके बाद डूडल इंक अर्नड एन इनकम ऑफ 10 करोड़ फ्रॉम द नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट कस्टमर फ्रॉम क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस। तो क्लाउड बेस्ड सर्विस सर कौन से थे? ओआईडीआर। तो ओआईडीआर सर्विसेज जब किनको दी जाती है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट, मतलब जो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं ना, अगर उनसे अगर कोई सर्विसेज दी जाती है 10 करोड़ सर्विसेज दी जाती है ओआईडीआर सर्विसेज, तो ऐसे केस में टैक्स कौन पे करेगा? सर्विस प्रोवाइडर। मैंने जब नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया तो नेटफ्लिक्स की अगर सब्सक्रिप्शन फीस ले रहे हो आप लोग, तो आप तो रजिस्टर्ड नहीं हो, आप टैक्स थोड़ी पे करोगे आरसीएम में, तो ऐसे में टैक्स कौन पे करेगा? नेटफ्लिक्स। बट अगर आप रजिस्टर्ड होते तो ऐसे केस में आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता। तो यहां पे बोला नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट, तो ऐसे केस में टैक्स कौन पे करेगा? डूडल इंक यूएसए वाला, उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा सेल पे। ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का कुछ भी नहीं है, ठीक है, 18% की टैक्स रेट है, बस बाकी अपने को डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब उसके बाद व्हाट शैल बी द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ एनी बाय डूडल इंडिया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब आईटीसी को भूल जाओ, उसके अलावा आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है वो आपको बताना है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सिर्फ, मतलब इनपुट पे भी अगर आपका कोई आरसीएम लायबिलिटी है तो वो नहीं बताना हमें, सिर्फ कौन सा बताना है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो आउटपुट तो आपने एक ही सेल किया है, कौन सा? ये 8 करोड़ रुपए का सेल किया है, तो 8 करोड़ रुपए पे आप क्या करोगे? अच्छा, तो हमने जो एक्सपेंस इनकर किया उस पे हम मार्कअप ऐड करके जो चार्ज कर रहे थे डूडल इंक से, वो हमने सेल में क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने बोला है कि एक्सपोर्ट मेड बाय डूडल इंडिया आर थ्रू फर्निशिंग ऑफ एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। जो ये 8 करोड़ का बेचा है ये इंडिया में बेचा है, तो इसलिए इस पे टैक्स लग जाएगा 8 करोड़ इंटू 18%। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 8 करोड़ इंटू 18%, 1 करोड़ 44 लाख। ये आपका आंसर हो जाएगा ए। What shall be the net GST liability of Doodle Inc for the month of January? तो डूडल इंक की लाइबिलिटी कितनी है मंथ ऑफ जनवरी की? डूडल इंक ने क्या सेल किया है? डूडल इंक ने ये 10 करोड़ रुपए का सर्विसेज सेल किया है। किसको? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज को, इंडिया को। देखो बाकी जो भी सर्विसेज मैं डूडल इंक से लूंगा तो उस पे आरसीएम में लाइबिलिटी किसकी आएगी? इंडिया वाली कंपनी की। बट अगर ओआईडीआर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे किसको? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट को, तो उस पे लाइबिलिटी किसकी आएगी? यूएसए वाली कंपनी की। तो यूएसए वाली कंपनी की लायबिलिटी किस पे आएगी? सिर्फ जो उसने नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट को 10 करोड़ रुपए का सेल किया है, ठीक है, 18% की रेट पे कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 80 लाख। ये आपका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट शैल बी द टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय द डूडल इंडिया फ्रॉम द ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो हमने कौन कौन सी ऐसी आइटम परचेज करी है जिसपे हम आईटीसी ले सकते हैं? टोटल आईटीसी कितना ले पाएंगे, ठीक है। तो टोटल आईटीसी हम देख लेते हैं, ट्रांजैक्शन वाइज जाते हैं, डूडल इंडिया ने क्या क्या किया है। सबसे पहले डूडल इंडिया ने जो परचेज किया है वो परचेज किया है 5 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट स्पेस। तो 5 करोड़ रुपए पे इन्होंने आरसीएम में टैक्स पे किया होगा, तो इस पे आपको क्या मिल जाएगा? इस पे आपको क्या मिल जाएगा? थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो 5 करोड़ रुपए पे आपको जो भी आपने आरसीएम में टैक्स पे किया होगा उसका आईटीसी मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 90 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या क्या इनपुट सर्विसेज ली हैं? उसके बाद आपने इनपुट सर्विसेज ली है ये 25 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की आपने रॉयल्टी ली है, 25 लाख रुपए की आपने रॉयल्टी पे किया है डूडल इंक को। तो ऐसे केस में आपने इस पे भी क्या किया होगा? आरसीएम में टैक्स पे किया होगा, और उसका आप क्या ले सकते हो? क्रेडिट ले सकते हो, 4,50,000। उसके बाद आपने और कौन से एक्सपेंस किया? आपने 75 लाख का एक्सपेंस ये किया है और 50 लाख का एक्सपेंस ये किया है, उसके अलावा कुछ भी एक्सपेंस नहीं किया है। तो 75 लाख ही हो गया और 50 लाख ये हो गया इंटू 18%। तो 75 लाख इंटू 18%, 1 करोड़ 35 लाख, और 50 लाख 18% आपका 9 लाख रुपए, ठीक है। 75 लाख पे 18% 13,50,000 हो गया ना, ठीक है। तो 90 लाख प्लस 4.5 लाख और 13.5 लाख प्लस 9 लाख, तो ये आपका 1 करोड़ 17 लाख रुपए आंसर आना चाहिए आपका यहाँ पे टोटल 1 करोड़ 17 लाख। तो 1 करोड़ 17 लाख आंसर आपका आ रहा है, तो करेक्ट है, 1 करोड़ 17 लाख का आपका आंसर आ जाएगा।
उसके बाद पूछा है कि प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू सेल ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्पेस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू डूडल इंक टू डूडल इंडिया। डूडल इंक ने जो इंडिया को ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्पेस प्रोवाइड कराया है उसके बारे में। Doodle Inc. is providing online information database access or retrieval services and is thus required to register in India under GST and discharge GST on forward charge basis. Doodle Inc. is providing online information. Doodle Inc. is providing online information and database access or retrieval service electronically, and place of supply in such case is the location of supplier which is outside taxable territory. No GST payable. देखो OIDR में टैक्सेबल तो होता है, तो नो GST payable वाली तो बात आती नहीं है। Doodle Inc. is providing online information database access retrieval services and tax on the same is to be paid by Doodle India on reverse charge basis. मैंने बात करी थी एडवर्टाइजमेंट स्पेस भी जो प्रोवाइड करा है वो भी OIDR सर्विसेज है, बट किसको प्रोवाइड करा है? 5 करोड़ का सेल किसको किया है? डूडल इंडिया को। तो डूडल इंडिया क्या है? डूडल इंडिया रजिस्टर्ड है। जब को OIDR सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कराई जाती हैं अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट को प्रोवाइड कराई जाती है, तो टैक्स कौन पे करता है? रेसिपिएंट। किसमें? RCM में। तो ये सी वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। डूडल इंडिया ने जो प्रोवाइड कराई है सर्विसेज OIDR सर्विसेज हैं एंड सेम इज टू पेड बाय डूडल इंडिया ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। आपका सी पॉइंट आंसर आ जाएगा। अब आप आ जाओ 8 नंबर के सिनेरियो पे। गणेश फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर GST एंड ए मंथली रिटर्न फाइलर हैविंग प्लांट इन हावड़ा वेस्ट बंगाल। गणेश फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड है, बॉडी कॉर्पोरेट है, रजिस्टर्ड है और वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, वेस्ट प्लांट है। क्या करता क्या ये करता है, ये परचेज करता है, वीट परचेज करता है फ्रॉम लोकल मंडी, ठीक है, एंड द कंपनी प्रोसेस इट एंड पैक्स एंड सेल द फिनिश प्रोडक्ट सच एज आटा, मैदा एंड सूजी। वीट खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आटा, मैदा और सूजी बनाते हैं जो कि 1 kg, 5 kg और 10 kg के बैग में बेचा जाता है गणेश भोग के नाम से। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आपका जो टर्नओवर है वो 7.5 करोड़ है। ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये भी चीज कहां पे आएगी? अपने काम RCM में काम आ जाती है। सेल ऑफ गणेश भोग आटा, मैदा, सूजी 60 लाख रुपए का, जिसका नोट नंबर 2 दे रखा है। देखते हैं क्या है। आउट ऑफ टोटल सेल्स गणेश भोग आटा वर्थ 3,50,000 वो सप्लाइड टू डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। कितना था? 10,000 किलो आटा था, वो किसको बेचा गया? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, फॉर फर्दर सप्लाई टू अफेक्टेड फैमिलीज ड्यूरिंग कोविड-19। सब्सिडी ऑफ 10 per kg was received from the government of West Bengal for the said supply which has not been considered in total sales of 60 lakh। तो 10 रुपए की जो सब्सिडी है वो कहां से मिली है हमें? वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट से। कंसीडर नहीं किया मतलब हमने उसको रिड्यूस नहीं किया है, टोटल सेल्स 60 लाख रुपए दिखा दिया है। तो अब अपने को अगर इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जब हमें सब्सिडी मिलती है तो उसे क्या करना पड़ता है? रिड्यूस करना पड़ता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनते। तो इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट 10,000 कितना है? 10,000 kg 10 रुपए की रेट से, तो 1 लाख रुपए का आपको सब्सिडी क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद ये आपका मतलब 60 लाख की जगह क्या हो जाएगा? 59 लाख हो जाएगा। परचेज ऑफ वीट फ्रॉम दी मंडी, मंडी से परचेज किया आपने वीट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू एन अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वीट फ्रॉम दी मंडी टू फैक्ट्री। तो वीट क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। हायरिंग चार्जेस पेड टू लोकल ट्रक ओनर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू डिस्ट्रीब्यूटर अदर देन जीटीए और कोरियर एजेंसी। अगर आप किसी को ट्रांसपोर्टेशन का पैसा पे करते हो तो दिस इज नॉट टैक्सेबल, तो ये भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। रेंट रिसीव फ्रॉम रेजिडेंशियल क्वार्टर अलॉटेड टू एम्प्लॉइज, अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग दिया है तो वो भी क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड टू वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल रेज्ड बाय मैसेज BIS सिक्योरिटी कोलकाता, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज। मैसेज BIS सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये मैसेज है, मैसेज मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मतलब पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अगर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू द रजिस्टर्ड पर्सन, इन दैट केस किसमें चार्जेबल होता है? RCM में। तो इनवर्ट सप्लाई अपन ने सिक्योरिटी की ली है, तो इनवर्ट सप्लाई ली है। अब इसमें नोट 1 का रेफरेंस दिया, नोट 1 पढ़ लेते हैं। नोट 1 है सिक्योरिटी सर्विसेज विल रेज बाय मैसेज BIS सिक्योरिटीज इंक्लूसिव ऑफ GST। तो ये 1,18,000 में GST भी है, तो अगर 18% GST इसमें से रिड्यूस कर देंगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से पेमेंट डिले आया है तो 3500 रुपए का इंटरेस्ट है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाता है, ये टैक्सेबल होता है। बट अगर आपको डिपॉजिट एडवांस या लोन पे अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो वो क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। पेमेंट टू इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स टुवर्ड्स स्पॉन्सरशिप फॉर इन्वेस्टर समिट एट कोलकाता, तो हमने स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज ली हैं। तो अगर हमने कोई स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज ली हैं, अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन हैं, ठीक है, और किससे ली है? किसी भी बंदे से ली है, तो ऐसे केस में ये RCM में
टैक्सेबल हो जाएगी इनवर्ट सप्लाई। लीगल फीस पेड टू एडवोकेट मिस्टर अशोक गांगुली, तो अशोक गांगुली से हमने सर्विसेज लिए 30,000 रुपए की लीगल फीस पे की है। हमारा पिछले साल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा था, तो बॉस इसमें भी हमें इनवर्ट सप्लाई में आरसीएम पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 25,000 रुपए का जो हमने लाइसेंस फीस पे किया है, 25,000 रुपए का जो हमने लाइसेंस फीस पे किया है वो हमने एफएसएसआई को पे किया है, एफएसएसआई को पे किया है। तो ये क्या है, ये अपना देखते हैं। उसके बाद द कंपनी हैड अवॉर्डेड ए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टू पावर इलेक्ट्रोमैक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली ऑन 10th जून फॉर रिपेयर ऑफ डीजी सेट इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री फॉर 60,000 विद ए कंप्लीशन पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, मेंटेनेंस वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 8 जुलाई, 8 जुलाई को मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, ड्यू टू सम डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ वर्क इनवॉइस वाज इशूड बाय पावर मैक प्राइवेट लिमिटेड ओनली ऑन 5 सितंबर एंड पेमेंट वाज रिलीज्ड ऑन 15 सितंबर। तो कंपनी को अवार्ड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट किससे, इलेक्ट्रोमैक प्राइवेट लिमिटेड से। तो आपने जो किसको दिया था, आपने इलेक्ट्रोमैक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को फॉर रिपेयर ऑफ डीजी सेट इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री फॉर 60,000। ठीक है, ये वाली बात हो गई। द कंपनी हैड बीन लेविड ए पेनल्टी ऑफ 5,000 फॉर रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी एंड 5,000 बाय द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, द कंपनी हैड डिपॉजिटेड द टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त अमाउंटिंग टू 3,30,730 ऑन 28 सितंबर। अगस्त की लायबिलिटी कब तक पे कर देनी चाहिए थी, 20 सितंबर तक। पे कब की है, 28 सितंबर तक। चलिए अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली। The value of taxable outward supply made by the company in the month of September। आउटवर्ड सप्लाई और टैक्सेबल। आउटवर्ड सप्लाई तो देखो हमने क्या करी थी, गणेश भोग आटा मैदा सूजी। जब ये पैक्ड आटा मैदा सूजी होता तो क्या होता है, टैक्सेबल आइटम होता। तो कितने का था, 59 लाख का ये था, प्लस बाकी सब एग्जाम्प्ट था, बाकी सब इनवर्ट सप्लाई था। और हमने क्या किया है, एक 3500 रुपए का अपने को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो 3500 भी ऐड कर देंगे। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 59 लाख प्लस 3,500, ये आपका आ जाएगा 59,03,500। ये आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई रिसीव्ड बाय द कंपनी इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। देखो, एक तो हमने सिक्योरिटी सर्विसेज ली थी, एक तो हमने सिक्योरिटी सर्विसेज ली थी 1,18,000 रुपए की। तो 1,18,000 रुपए की तो ये सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई। अब इसमें जीएसटी भी था, तो इसको जीएसटी को अलग किया, तो ये अमाउंट कितना आ गया, 1 लाख रुपए। प्लस और क्या, इनवर्ट सप्लाई ली है, और अपन ने एक लीगल सर्विसेज ली है 25,000 रुपए की, एक अपन ने 30,000 रुपए की, और एक अपने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पे की है 25,000 रुपए की। तो 25 और 30 इस पे भी आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस 25,000 प्लस 30,000, तो ये टोटल कितना हो गया, 1,55,000 रुपए का आपका अमाउंट आ गया, 1,55,000। देन उसके बाद व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय पावर इलेक्ट्रोमैक प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने सर्विस के केस में 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस रेज करना होता है। अगर 30 दिन के अंदर आपने इनवॉइस रेज नहीं किया, तो ऐसे केस में जिस दिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी उसी दिन को क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आप 30 दिन में रेज कर देते तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर हो जाता। और अगर आपने टाइम पे रेज नहीं किया तो ऐसे केस में जो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर होता है। तो यहाँ पे पेमेंट हुआ है 15 सितंबर को, और 8 जुलाई से 30 दिन कब तक होते हैं, 8 अगस्त तक। तो 8 अगस्त तक आपने, 7 अगस्त तक आपने इनवॉइस रेज नहीं किया, इनवॉइस आपने रेज किया 5 सितंबर को, मतलब इनवॉइस आप लेट हो गए रेज करने में। तो ऐसे केस में जिस दिन आपने प्रोविजन सर्विस किया 8 जुलाई को, 8 जुलाई और 15 सितंबर पेमेंट जिस दिन किया उसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 8 जुलाई। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 8 जुलाई। डी आंसर आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 50 फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आपने तो नेट पेमेंट कितना टैक्स पे किया है, 3,30,730, 3,30,730 कब तक पे कर देना चाहिए था, 20 सितंबर तक पे कर देना चाहिए था, बट पे कब किया, 28 सितंबर को। तो मतलब 8 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, कितनी रेट से, 18% की रेट से। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1305। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑन द कंपनी बाय प्रॉपर ऑफिसर 5,000 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो सिंपल बात है, 5,000 रुपए से कम की अगर पेनल्टी होती तो क्या होता, माइनर ब्रीच होता है, ऐसे केस में पेनल्टी नहीं लगाई जाती। बट आपने जो किया है कांड, वो किया 5,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए से नीचे होता तो माफ कर देते, पर 5,000 रुपए तक है तो माफ नहीं करेंगे, माइनर ब्रीच नहीं होता है। तो ऐसे केस में पेनल्टी इज लेविबल सिंस द ऑफेंस इज नॉट अ माइनर ब्रीच। तो ए आ जाएगा आंसर इसका। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, केस सिनेरियो नंबर 9। XYZ Limited is registered with the jurisdictional GST authority in the state of Rajasthan and operate in the multiple businesses। ठीक है, द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ XYZ Limited, सबसे बात ये बॉडी कॉर्पोरेट है, रजिस्टर्ड है और स्टेट ऑफ राजस्थान में है।
प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है प्रोवाइडेड टू कस्टमर बाय वे ऑफ फैब्रिकेटिंग एंड इंस्टॉलिंग द बॉडी फॉर लार्ज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। जब आप ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की जो बॉडी होती है उसको फैब्रिकेट मतलब आप उसको इंस्टॉल करते हो, तो ये क्या है आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। फिर उसमें जो मटेरियल है वो कस्टमर प्रोवाइड करता है, आप सिर्फ उसको इंस्टॉल और फैब्रिकेट करके देते हो। ओके, इन एडिशन टू द अबव बिजनेस एक्सवाईजेड लिमिटेड इज आल्सो एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। इसके साथ ही आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की भी सर्विस प्रोवाइड करते हो। आपके पास अपने खुद के ट्रक हैं जिसके थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और उस पर जीएसटी 5% लगता है, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, आप फॉरवर्ड चार्ज में पे नहीं कर रहे हो। ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एक्सवाईजेड लिमिटेड अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या क्या ट्रांजेक्शन उसने एंटर करी? प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू ए लिमिटेड, a registered person under GST in the state of Gujarat and received an amount of 10 lakh as consideration for the same। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, आरसीएम में टैक्सेबल है। ठीक है, तो सामने वाला पे करेगा जिसने सर्विसेज ली है, तो हमारे पे टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। आपने परचेज करे टायर फॉर इट्स ऑन फ्लीट ऑफ ट्रक यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड पेड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख फॉर सच परचेज। आपने जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसके लिए जो आपके ट्रक हैं उसके टायर आपको चेंज करने थे, तो आपने इनपुट खरीदा। तो बट आप याद रखिएगा रूल 42 में आईटीसी में क्या होता है कि अगर आप कोई आउटवर्ड सप्लाई प्रोवाइड करते हो जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है, तो ऐसे केस में ये माना जाता है कि आप एग्जाम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो। तो एग्जाम सप्लाई के लिए अगर आपको इनपुट परचेज कर रहे हो तो ऐसे केस में उसका आपको आईटीसी नहीं मिलता। तो ऐसे केस में इसका जो आपने टैक्स पे किया होगा उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। Purchase a machinery with an advanced technology for fabrication of body for luxury buses amounting to 50 lakh. The machinery is installed at XYZ Limited's premise and the same was purchased from B Limited। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन में बता देता हूं क्या हो रहा है। इसमें क्या है, बी लिमिटेड, हाँ सी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड ने क्या किया, सी लिमिटेड से मशीनरी परचेज किया है। मैं उस पर अपने पेज पे आ जाता हूं। बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड से मशीनरी परचेज किया है और किसको दे दिया है, XYZ लिमिटेड ने बी लिमिटेड से परचेज किया है। ठीक है, तो इसने ये किसको क्या बोलते हैं, बिल्ड टू शिप टू मॉडल, और डायरेक्टली सी लिमिटेड ने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, XYZ लिमिटेड को। डिलीवरी सीधा XYZ लिमिटेड को दे दी है। अब बी लिमिटेड कहां है ये सब पता कर लेते हैं। XYZ लिमिटेड का प्रीमाइस, अपना जो प्रीमाइस था वो राजस्थान में था। XYZ लिमिटेड राजस्थान में रजिस्टर्ड था। और बी लिमिटेड कहां था, बी लिमिटेड भी राजस्थान में है। और सी लिमिटेड कहां पे है, सी लिमिटेड है महाराष्ट्र में। ठीक है, बी लिमिटेड ने जो मशीनरी परचेज करी थी वो करी थी 42 लाख रुपए की, और बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड XYZ लिमिटेड को जो डिलीवर किया तो उसने बेचा था 50 लाख रुपए में। ठीक है, अब अगर मान लो सिर्फ मशीनरी डिलीवर करी होती, सी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड को सिर्फ मशीनरी डिलीवर करी होती, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता, सी लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में, बी लिमिटेड का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्योंकि बिल्ड टू शिप टू मॉडल में अपन बोलते हैं कि जब मशीनरी डिलीवर करवा दी जाती है किसी के इंस्ट्रक्शन पर डायरेक्टली रेसिपिएंट को, तो ऐसे केस में जिसके इंस्ट्रक्शन पे वो डिलीवरी करवाया गया ना, उसका जो रजिस्टर्ड प्लेस होता है वो क्या हो जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, बी लिमिटेड का। बट इसने क्या किया, सिर्फ डिलीवरी नहीं करी है मशीन की, उसके साथ साथ उसने वहां पे इंस्टॉल भी करके दिया है। कहां पे, XYZ लिमिटेड के प्लेस पे। तो XYZ लिमिटेड के प्लेस पे जब इंस्टॉल किया गया तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, XYZ लिमिटेड का प्लेस। जब कोई इंस्टॉलेशन वगैरह की सर्विसेज है तो जहां पे किया जाता है वहीं पे क्या जाना जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो XYZ लिमिटेड क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा XYZ लिमिटेड का प्लेस। तो ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे जब इसका MCQ आएगा। ठीक है, XYZ Limited procured certain engineering service for its fabrication business through electronic mode from Luminous Inc, a company located in Italy. The consideration paid to Luminous Inc was 15 लाख रुपए। हमने कुछ सर्विसेज ली हैं, इनपुट सर्विसेज ली हैं Luminous Inc जो कि कंपनी इटली में है। ठीक है, उसको 15 लाख रुपए पे किए हैं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ, अब ये वाला, फर्दर सर्टेन गुड्स वर सेंड टू XYZ लिमिटेड फॉर कैरिंग आउट रिपेयर वर्क ऑन द सेम टू ल्यूमिनस इंक, द कंसिडरेशन पेज ऑन स्पेस। हमने गुड्स भेज दिए कहां, ल्यूमिनस इंक को, जो कहां पे थी, इटली में, मतलब आउट ऑफ इंडिया भेज दिए। तो जब किसी गुड्स पे कुछ काम किया जाता है तो वो जहां पे काम किया गया वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां हो गया, इटली में, जहां पे हमने गुड्स भेज दिए, क्योंकि वहीं पे उस पर रिपेयर करा है। और किसने किया है, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी इटली में। तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों कहां है, आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे केस में इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इस पे कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। Provided service of transportation of goods to ABC Limited, its related party, and received an amount of 5 lakh. The arm's length amount of such services provided to third party unrelated customer was 7 lakh. Related है 7 लाख रुपए का सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बट
ये आरसीएम में टैक्सेबल होगा, आउटवर्ड सप्लाई है आरसीएम में टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है। XYZ लिमिटेड ने स्क्रैप सेल किया है 5 लाख रुपए का, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, इस पे आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपने गुड्स परचेज किए हैं फैब्रिकेशन बिजनेस से रिलेटेड 10 लाख रुपए के, जिसमें से 1 लाख रुपए का गुड्स स्टॉल हो गया, तो आप आईटीसी कितने पे ले पाओगे? सिर्फ 9 लाख रुपए पे आप आईटीसी ले पाओगे। रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 10 लाख, 1 लाख रुपीज ब्लॉक हो जाता है क्योंकि स्टॉल डिस्ट्रॉय वगैरह हो जाता है, तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलता है। एडवांस रिसीव हुए 10 लाख फॉर फैब्रिकेशन वर्क ऑन न्यू चेसिस, ठीक है। सप्लाई और सर्विस के लिए जब एडवांस मिलता है तो वो क्या होता है? टैक्सेबल होता है। 10 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। 3 लाख टुवर्ड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो ये भी सर्विसेज के अगेंस्ट मिला है, बट यहाँ पे कौन पे करेगा? आरसीएम में पे करेगा जिसने सर्विसेज लिया है, तो ये आरसीएम में टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद द ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ नहीं है, रेट 18% है, तो अब अपने को कैलकुलेट करना है अमाउंट। सबसे पहले पूछा डिटरमाइन द नेट जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन केस ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। तो नेट जीएसटी लायबिलिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। तो अपन ने नेट जीएसटी लायबिलिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो हमने पहले आउटपुट सर्विसेज क्या दी हैं, आउटपुट सर्विसेज क्या दी हैं, तो आउटपुट सर्विसेज अगर आप देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि सामने वाला पे करेगा, ये तो हमने परचेज किया है। थर्ड में भी हमने परचेज किया है। फोर्थ केस में हमने परचेज तो किया है बट आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? चलिए अपन पूरा यहां पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। आरसीएम टैक्स लायबिलिटी, तो ये आपकी आ गई 15 लाख रुपए की इंटू 18%, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2,70,000 रुपये, ठीक है। अब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी आ रही है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आप देखो, आपने और क्या आउटपुट सर्विसेज प्रोवाइड कराई है? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, ये तो आरसीएम में सामने वाला पे करेगा। 5 लाख रुपए का अपन ने स्क्रैप सेल किया है, स्क्रैप सेल किया है 5 लाख रुपए का, 18% लगेगा 90,000 रुपये। उसके बाद हमने 10 लाख रुपए का एडवांस जो रिसीव हुआ है उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका 1,80,000। तो टोटल आपका अमाउंट कितना आ गया? 2,70,000 रुपये, ठीक है, 2,70,000 रुपये। अब उसके ऊपर आपने इनवर्ट सप्लाईज भी ली होंगी तो उस पर आईटीसी मिलेगा। तो इनवर्ट सप्लाईज आपने एक तो 9 लाख रुपए का तो ये परचेज किया है गुड्स, तो 9 लाख रुपए का जो गुड्स परचेज किया है उस पर 18% आप 9 लाख रुपए इंटू 18%, 1,62,000, ठीक है। और आपने क्या परचेज किया है? और आपने क्या परचेज किया है? और आपने परचेज किया है ये 15 लाख रुपए का जो आपने इनवर्ट सर्विसेज लिया है उस पर आपने जो टैक्स पे किया है 2,70,000 रुपए का। आरसीएम में जो टैक्स पे किया है उसका भी आपको क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी परचेज करी है 50 लाख रुपए की, उस पर 18% आपको 9 लाख रुपए आपने टैक्स इस पे किया होगा, ठीक है। तो अगर आप ये पूरा टैक्स जो इनवर्ट पे बन रहा है ना वो आउटवर्ड से कहीं ज्यादा बन रहा है तो ये तो आपका जीरो हो गया, बट जो आपकी आरसीएम की टैक्स लायबिलिटी थी वो तो आपको पे करनी पड़ेगी कैश में, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 2,70,000 रुपए, 2,70,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। What shall be the total eligible input tax credit available to XYZ Limited for the month of January? आपको एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी अवेलेबल है, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर अपने को पता लगाना है तो चलिए क्या क्या हमने परचेज किया है। देखो फर्स्ट वाला हमने आउटवर्ड सप्लाई प्रोवाइड कराई है, आरसीएम में सामने वाला पे करेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। दूसरे वाले में आपको मिलेगा नहीं क्योंकि एग्जाम्प्ट सर्विसेज के लिए आपने कुछ परचेज किया है, ठीक है। फिर आपने ये 50 लाख रुपए पे 50 लाख रुपए पे आपने 9 लाख रुपए का जो टैक्स पे किया रहेगा वो आपका अमाउंट आ जाएगा। फिर आपने जो 15 लाख रुपए पे किया है 50 लाख रुपए पे, फिर आपने 15 लाख रुपए आरसीएम में पे किया है तो वो कितना हो जाएगा? 2,70,000, ठीक है। उसके बाद आपने ये कितना हो गया आपका? 11,70,000, ठीक है। उसके बाद आपने और क्या परचेज किया है? और आपने परचेज किया है 10 लाख रुपए का जो ये गुड्स परचेज किया, 9 लाख रुपए का परचेज किया है, तो 9 लाख रुपए का आपका ऊपर कितना था? मतलब ये वाला जो अपन ने कैलकुलेट किया ना, यही वाला आपको नीचे कैलकुलेट कर देना है। और 1170 प्लस 162 ये आपका 13,32,000 आपका आंसर आ जाएगा। 13,32,000 ये अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था, ये अपन ने ऑलरेडी जब नेट जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करे तो कैलकुलेट कर लिया था। तो 13,32,000 आपका क्या हो जाएगा? टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एलिजिबल है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं।
इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन इंडिया टू डिस्चार्ज जीएसटी लायबिलिटी। क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा टू डिस्चार्ज द रजिस्ट्रेशन? हमने बोला था अगर कोई OIDAR सर्विसेज होती है, अगर कोई OIDAR सर्विसेज होती है तब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन OIDAR सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई गई है। दूसरी बात, जो प्रोवाइड कराई गई है वो रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कराई है, वो RCM में टैक्स पे कर रहा है, तो कोई भी जीएसटी लायबिलिटी ल्यूमिनस इंक की नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में उसको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। नो, ल्यूमिनस इंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंडिया फॉर डिस्चार्जिंग जीएसटी लायबिलिटी। जीएसटी लायबिलिटी ऑफ ल्यूमिनस इंक इज निल। ठीक है, तो सी आ जाएगा इसका। डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड टू ABC लिमिटेड। तो हमने बात करी थी ABC लिमिटेड वाला, आपने देखा होगा 5 लाख 7 लाख वाला। 5 लाख में प्रोवाइड कराई है, रिलेटेड पर्सन है, बट उसका ओपन मार्केट वैल्यू 7 लाख है, तो आइडियली 7 लाख होता था, बट इसकी लायबिलिटी कुछ आएगी क्या? ये तो अपना RCM में आउटवर्ड सप्लाई है, तो कौन पे करेगा? सामने वाला व्यक्ति पे करेगा। तो XYZ लिमिटेड की कोई भी इसमें लायबिलिटी नहीं आ रही, तो इसमें नील आ जाएगा। इन सप्लाई केस ऑफ मशीनरी सोल्ड एंड फैब्रिकेटेड बाय C लिमिटेड द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टैक्स चार्ज शैल बी। C लिमिटेड ने अमाउंट कितना चार्ज किया? 42 लाख रुपए। ठीक है, C लिमिटेड ने 42 लाख रुपए चार्ज किया। हम बोल रहे हैं C लिमिटेड ने कितने की सर्विसेज दी है? 42 लाख पे 18%। महाराष्ट्र से राजस्थान में आए तो IGST लगेगा 7,56,000 रुपए का IGST लगेगा। और हमने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोला था? XYZ लिमिटेड का प्लेस। क्यों? क्योंकि वहां पे इंस्टॉल किया गया है। इंस्टॉल किया गया तो जहां पे इंस्टॉल किया वो होता है लोकेशन XYZ लिमिटेड और 7,56,000, आपका बी आंसर आ जाएगा। चलिए, तो बस नेक्स्ट अपन आ जाते हैं केस सिनेरियो नंबर 10 पे। केस सिनेरियो नंबर 10 पे, दीनानाथ एंड सन्स ऑफ कोलकाता रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST डील्स इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सच एज टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदता बेचता है। उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है वो 6.2 करोड़ है। ठीक है, उसके साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस की भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उसका जो टर्नओवर दिया गया है वो आउटवर्ड जो सप्लाईज दी गई हैं वो 12 लाख, 6 लाख, 28 लाख और 4 लाख। तो इसको ऐड करेंगे तो ये अपना टोटल हो जाएगा 50 लाख। तो 50 लाख की आउटवर्ड सप्लाईज हैं। उसके बाद परचेज किया है टीवी सेट्स फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, उसका 30 लाख रुपए का परचेज किया है, जिसमें से 25,000 रुपए का डैमेज हो गया। तो अपने को जो इसमें ITC मिलेगा वो कितना मिलेगा? 29,75,000 पे, क्योंकि 25,000 रुपए का क्या हो जाएगा? ब्लॉक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो डैमेज हो चुका है। परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, रेफ्रिजरेटर परचेज किया रजिस्टर्ड डीलर से, तो वो 4 लाख रुपए का, तो ये पूरे पे ITC मिल जाएगा। वॉशिंग मशीन परचेज करिए अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो अनरजिस्टर्ड डीलर से मतलब टैक्स नहीं लगा, तो इस पर भी आपको ITC की बात नहीं आएगी। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड टू ओम लॉजिस्टिक, तो आपने अनरजिस्टर्ड GTA को चार्जेस पे किए हैं, तो अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड को फर्क नहीं पड़ता, आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए हैं, तो इस पे 5% की रेट से अपना RCM लग जाएगा, इनवर्ड RCM, क्योंकि उसने फॉरवर्ड चार्ज का कुछ दे नहीं रखा। पेमेंट मेड टू स्टार सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये देखो, स्टार सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ऐसे केस में अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन को सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो RCM में टैक्सेबल होता है, अदरवाइज वो RCM में टैक्सेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे किसने प्रोवाइड करा है? बॉडी कॉर्पोरेट ने। तो ऐसे केस में ये RCM में टैक्सेबल नहीं होगा, और वो खुद भी रजिस्टर्ड नहीं है सप्लायर, तो ऐसे केस में इस पे टैक्स लगेगा ही नहीं, इस पे टैक्स लगेगा ही नहीं। जब टैक्स नहीं लगेगा तो ITC का भी सवाल उठता ही नहीं है। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस पेड टू लेबरर, लेबरर आपसे GST तो चार्ज करेगा नहीं, तो इस पे भी टैक्स नहीं बनेगा। शॉप रेंट पेड टू कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर कोई रेंट पे लिया है, उसको आप रेंट पे कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा, ये आपका RCM में टैक्स बनेगा। फी पेड टू मिस्टर दास सीनियर एडवोकेट ऑफ कोलकाता, तो लीगल एडवाइस ली है, तो ऐसे केस में RCM में पे करना पड़ेगा आपका, क्योंकि टर्नओवर लास्ट ईयर 20 लाख रुपए से ज्यादा था। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो कमर्शियल टैक्स के हैं उन्होंने SCN इशू किया है आपको। ठीक है, कि आपने GSTN नहीं दिखाया आपने नेम बोर्ड पे। उसके बाद रेट 9% 18% है, और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के केस में 5% है। ठीक है, उसके बाद अपने से पूछा है द टोटल वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विद GST इज पेबल बाय दीनानाथ एंड सन्स अंडर रिवर्स चार्ज। इनवर्ट सप्लाई जिस पे रिवर्स चार्ज में पे करेंगे। तो देखो, एक तो 2 लाख रुपए का ये है, 2 लाख रुपए का, और 30,000 रुपए का शॉप रेंट है, 10,000 रुपए का फीस पेड टू सीनियर एडवोकेट है। तो ट्रांसपोर्टेशन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दास को जो पे किया है एडवोकेट को, तो मिला के ये हो जाता है 2,40,000 रुपए। तो आपका आंसर आ जाएगा 2,40,000। उसके बाद में टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय दीनानाथ एंड सन्स फॉर दिसंबर इज, तो टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना ले पाएंगे? तो कैलकुलेट कर लेते हैं 10 नंबर सेकंड पे। ठीक है, क्या क्या इनपुट टैक्स है? सबसे पहले 30 लाख रुपए का परचेज किया था, बट उसमें से 25,000 का डिस्ट्रॉय हो गया था, तो 29,75,000 का आपका एक इनपुट है। उसके बाद आपने 4 लाख रुपए का रेफ्रिजरेटर परचेज किया है रजिस्टर्ड पर्सन से, तो ये टोटल कितना हो गया? 33,75,000। इस पे 18% लगाएंगे अपन,
33,75,000 पे 18%, ये आपका 607,500। अब उसके बाद आपने 2 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लिया है जिसपे आप 5% की रेट से आरसीएम में टैक्स पे करोगे और उसका आईटीसी भी ले पाओगे, तो 10,000 रुपए आपके ये हो जाएंगे। उसके बाद और कौन सा आपने टैक्स पे करना है, इस पे इन दोनों ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लग रहा आपके स्टार सिक्योरिटी सर्विस और लोडिंग अनलोडिंग पे। अब आपका शॉप रेंट और जो फीस आपने एडवोकेट को पे की है 40,000 रुपए, टोटल जो अमाउंट है 40,000 रुपए पे आपको 18% की रेट से ये पे करना पड़ेगा। तो 40,000 इंटू 18%, 7,200, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 6,24,700 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका आईटीसी आप ले पाओगे। टोटल जीएसटी पेबल इन कैश बाय दिनांक फॉर द मंथ इज दिसंबर अज्यूमिंग दैट नो आईटीसी इज क्लेम्ड बाय इट, ठीक है। तो कितना जीएसटी पेबल हो जाएगा, तो जीएसटी पेबल की बात कर लेते हैं। आपने सेल कितनी करी है, अगर आप आईटीसी यूज नहीं कर रहे हो, आपको बोलते हैं कि आईटीसी वगैरह आप यूज नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में कितना पे करोगे, तो एक तो आपको आरसीएम में जो लायबिलिटी आएगी वो पे करनी है कैश में, और दूसरा आपका सेल पे जो टैक्स पे होना है वो आपको करना है। तो सेल पे आपका टैक्स कितना बना, आपकी सेल हुई है 50 लाख रुपए की, ये आपकी 50 लाख रुपए की सेल हुई है यहाँ पे, ठीक है। उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा आपको 18% की रेट से, 18% की रेट से पे करोगे तो आपका बनेगा 9 लाख रुपए, प्लस आपको आपने रिवर्स चार्ज में कितना पे करना है, 10,000 रुपये और 7,200, 10,000 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन का और 7,200 आपको दूसरे जो फीस वगैरह आपने लीगल फीस और वो केएमसी को पे किया तो वो हो जाएगा 9,17,200 आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा इन कैश। तो आपका आंसर आ जाएगा 9,17,200। द पेनल्टी दैट मे बी लाइबल फॉर एबल टू डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने नहीं दिखाया प्रोमिनेंट प्लेस पे, तो ऐसे केस में आप पे कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, तो जीएसटी में जनरल पेनल्टी है कितने रुपए की, 25,000 रुपए की, तो आपने वायलेशन किया है 25,000 रुपए की जनरल पेनल्टी आप पे लगा दी जाएगी। उसके बाद केस सिनेरियो नंबर 11, केस सिनेरियो नंबर 11, वरुण एसोसिएट इज अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। इट इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए इज अ टैक्सेबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बी इज एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट, also engaged in manufacturing of product C, a taxable product which is exported by it to other countries without payment of tax under LUT, ठीक है। तो प्रोडक्ट A टैक्सेबल है, प्रोडक्ट B एग्जेम्प्ट है, प्रोडक्ट C अगेन टैक्सेबल है जिसका जीरो रेटेड सप्लाई होता है। इट हैज फर्निश्ड फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग टू मशीनरीज, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को मशीनरी X खरीदी थी 10 लाख रुपए में, वो किसके लिए यूज हो रही है, प्रोडक्ट ए के लिए एक्सक्लूसिवली, मतलब टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए, तो इसको तो पूरा आईटीसी आपको मिल गया होगा। 1 अक्टूबर 2020 को मशीनरी वाई खरीदी आपने 15 लाख रुपए में, जो कि सिर्फ प्रोडक्ट बी के लिए यूज आ रही है, जो कि एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है, तो ऐसे केस में इसका आईटीसी आपको नहीं मिला होगा, इनएलिजिबल हो गया होगा। 1 मई 2020 को मशीनरी जेड खरीदी जो एक्सक्लूसिवली आ रही है फॉर प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी भी टैक्सेबल प्रोडक्ट है, जीरो रेटेड सप्लाई है, तो ऐसे केस में इसका भी पूरा आईटीसी आपको मिल गया होगा। On 1st April 2022, Varun Associates started using machinery Y for manufacturing product A as well. तो जो आपने जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए यूज कर रहे थे, एग्जाम प्रोडक्ट के लिए, अब आप उसको टैक्सेबल के लिए भी यूज कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको अब इसका जो आईटीसी है वो मिल जाएगा, पर रिड्यूस करने के बाद जितना आपने एग्जाम के लिए यूज कर लिया एक्सक्लूसिवली, उसको लेस करने के बाद बाकी आपको मिल जाएगा। उसके बाद तो देखते हैं क्या आंसर पूछा अपन से। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स विच हैज बीन क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 19-20, कितना अमाउंट 19-20 में हमने क्रेडिट लेजर में क्रेडिट किया होगा। तो देखो 19-20 में हमने मशीनरी एक्स खरीदी है, मशीनरी वाई खरीदी है, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक अपन ने सिर्फ मशीनरी एक्स खरीदी है, सॉरी मशीनरी एक्स खरीदी है, ठीक है। तो ऐसे केस में फाइनेंशियल 19-20 में सिर्फ हमने 10 लाख रुपए का मशीन खरीदा, 10 लाख रुपए पे 18% की रेट से जीएसटी कितना हो जाएगा, 1,80,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,80,000। Determine the amount of GST paid on purchase of machinery which has not been credited to electronic credit ledger in financial year 19-20, 20-21, 21-22। तो तीनों मशीनरी जो हमने इस दौरान खरीदी है उसमें सिर्फ मशीनरी वाई का हमें आईटीसी नहीं मिल पाया, वो कितना था, 15 लाख रुपए पे 18% आपका हो जाएगा 2,70,000 रुपए। अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी वाई एज पर रूल 43, तो जब आपने इसका यूज करना चेंज कर दिया, आप मशीनरी वाई को पहले सिर्फ एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे थे, अब आप उसको एग्जाम्प्ट प्लस टैक्सेबल दोनों के लिए, कॉमन के लिए यूज कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप एक बार के लिए तो 15 लाख पे पूरा का पूरा जो आईटीसी था 2,70,000 रुपए, वो आप किस में कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऐड कर लोगे। बट जितने पीरियड के लिए आपने उसको यूज कर लिया सिर्फ एग्जाम्प्ट प्रोडक्ट के लिए, तो उतना अमाउंट आप रिवर्स करोगे कैसे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके। तो आपने कब से परचेज किया उसको, 1 अक्टूबर 2020 को परचेज किया है, और आपने छोड़ा कब है, 1 अप्रैल 2022 को आप यूज करने लगे, मतलब 31 मार्च तक आपने यूज किया है, तो आपके कितने क्वार्टर हो गए, 5% पर क्वार्टर आपको लेस करना है। तो पर क्वार्टर एक तो आपका अक्टूबर 20 से लेके
दिसंबर 20 तक का आपका एक क्वार्टर हो गया, 4 क्वार्टर आपके 2021 के हो गए तो 5 क्वार्टर हो गए। उसके बाद जनवरी से लेके मार्च 2022 तक के आपके एक और क्वार्टर हो गया, तो 6 क्वार्टर हो गए। तो आप क्या करोगे, 2,70,000 रुपए का जो टोटल आईटीसी था उसमें 6 क्वार्टर के हिसाब से 5% के हिसाब से 5% इंटू 6, तो आपको 81,000 रुपीज आपको क्या करने पड़ेंगे, वापस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करने पड़ेंगे। तो आपका 81,000 आंसर आ जाएगा। आपने क्या किया, 2,70,000 का 5% पर क्वार्टर की रेट से 6 क्वार्टर के लिए आपने रिवर्स किया, तो 81,000 आपका आंसर आ गया। व्हाट इज द टाइम पीरियड अप टू विच कॉमन क्रेडिट नीड्स टू बी कंप्यूटेड फॉर मशीनरी वाई। देखो मशीनरी वाई परचेज कब की थी, 1 अक्टूबर 2020 को। 5 साल के लिए हम कॉमन क्रेडिट में ऐड करते हैं क्योंकि हम 5 साल की लाइफ मानते हैं मशीन की। तो कब तक होगा, 1 अक्टूबर 2020 से, ना कि जब से उसका चेंज हुआ है, उसका यूज चेंज हुआ है तब से नहीं काउंट करते, हम काउंट करते हैं जब से हमने उसको मशीनरी को परचेज किया था। तो 1 अक्टूबर 2020 से आप 5 साल काउंट करोगे तो आपका आ जाएगा 30 सितंबर 2025 तक आपको कॉमन क्रेडिट में रख के उसका रिवर्सल करना है ई/एफ करके। द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी वाई, मशीनरी वाई के रिलेटेड कॉमन क्रेडिट कितना ऐड करेंगे अपन, सबसे पहले बात करी थी 2,70,000 अपन पूरा कॉमन क्रेडिट में ऐड कर लेंगे और उसके बाद 81,000 रिवर्स कर दें। तो कॉमन क्रेडिट में कितना ऐड किया, 2,70,000, तो आपका बी आंसर आ जाएगा 2,70,000। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैसेज गोपी नारायण एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट। भैया इसकी तो पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट की लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है अंडर जीएसटी इन मुंबई महाराष्ट्र। इन द मंथ ऑफ अप्रैल द फर्म हैज सप्लाइड सर्विसेज अमाउंटिंग टू 15 लाख। अप्रैल में 15 लाख की सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। अब किस किस को प्रोवाइड कराई हैं, हर्बल प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन तेलंगाना इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो तेलंगाना में रजिस्टर्ड है, इंटरस्टेट सप्लाई प्रोवाइड कराई है, इंटरस्टेट। ये खुद कहां पे, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में प्रोवाइड करी, कितने की, 50,000 रुपए की। वेरांटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सर्विसेज प्रोवाइड कराई है 2 लाख रुपए की, ये भी गुजरात में है, ये भी इंटरस्टेट है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि रजिस्टर्ड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 22 में रजिस्टर्ड कब होता है, जब सामने वाली पार्टी 22 में रजिस्टर्ड हुई। इसका मतलब सामने वाली पार्टी का 20 लाख रुपए से ऊपर टर्नओवर चला गया था या फिर जो भी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड थी उसको क्रॉस कर लिया, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है। तो इसका मतलब उसके पिछले साल में उनकी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई थी। तो ऐसे केस में जो टैक्स कौन पे करेगा, जो पार्टी वो सर्विसेज रिसीव कर रही है, लीगल सर्विसेज। तो रेसिपिएंट कौन है, तो फर्स्ट केस में हर्बल पावर प्राइवेट लिमिटेड है, वेरांटा इंडिया लिमिटेड है। दोनों केस में आरसीएम में टैक्स पे होगा। मेरा तो आउटवर्ड सप्लाई है, पर पे कौन करेगा आरसीएम में, सामने वाली पार्टी, ठीक है। मैं गोपी नारायण कंपनी, अपना लीगल सर्विसेज का काम है। अब मैंने एक और मैसेज सलोनी को सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं, जो भी उनका भी सेक्शन 20 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया, मतलब उनका भी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया था। सर्विस अमाउंटिंग टू 1 लाख वाज प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ फरवरी फॉर विच इनवॉइस वाज इशूड ऑन 15 फरवरी, ठीक है। फरवरी मंथ में सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं, इनवॉइस इशू किया 15 फरवरी को। However, payment is made by the client on 5th April. The firm has charged 10,000 as penalty for delayed payment of consideration. Said penalty is also paid by the client on 5th April. 15 अप्रैल को उसने 1 लाख रुपए प्लस पेनल्टी 10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए दे दिए। Apart from this, as per the agreement with the client, the firm had paid 20,000 as attestation charges on behalf of the client mentioned separately on the invoice, which were reimbursed by the client in the month of February itself. ठीक है, एक अमाउंट और इनकर किया है 20,000 रुपए का, जो कि प्योर एजेंट के, अब यहाँ प्योर एजेंट का कंसेप्ट लग जाएगा। 20,000 रुपए जो एक्चुअल में खर्च हुए थे वो रिम्बर्स करवाए हैं और इनवॉइस में सेपरेटली दिखाया, तो इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो जाएगी, 1 लाख प्लस जो पेमेंट लेट फीस के लिए लिए 1,10,000 रुपए। और टाइम ऑफ सप्लाई कब हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई अपन डिस्कस करते हैं जब अपने एमसीक्यूज में हमसे पूछेगा, ठीक है। टर्नओवर ऑफ द मैसेज ये रेलेवेंट है नहीं, चलिए अब आगे बात करते हैं। वेदर द सर्विस प्रोवाइडेड टू वेरांटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी, इफ नॉट वेदर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो भैया वेरांटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है टैक्सेबल है, क्यों, बिजनेस एंटिटी का पिछले साल में टर्नओवर किससे ज्यादा था, थ्रेशोल्ड से ज्यादा था, 22 में वो रजिस्टर हुआ है, तो ऐसे केस में, और पेबल भी कैसे होगा, क्योंकि वो रिवर्स चार्ज में पे होगा। तो ऐसे केस में नो, सिंस सर्विसेज इज प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन, फर्दर टैक्स शैल बी पेबल बाय द फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में पे नहीं होगा और ना ही ये एग्जाम्प्ट है, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में नो, सिंस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है, टैक्स शैल बी पेबल बाय वेरांटा प्राइवेट लिमिटेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये आपका डी आपका आंसर हो जाएगा। What shall be the time of supply for supplies made to Mrs. Saloni in respect of original amount 1 लाख and penalty 10,000, ठीक है। सबसे पहले 1 लाख की बात कर लेते हैं। 1 लाख आरसीएम में चार्जेबल है, तो आरसीएम में चार्जेबल है तो आरसीएम में कब होता है, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द इनवॉइस। इनवॉइस कब रेज हुआ है, 15 फरवरी को,
15 फरवरी से 61st डे लगाएंगे तो अपने ये मान लीजिए 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, 15 दिन, 5 और 8, 13, 14 दिन फरवरी के हो गए, 31 दिन मार्च के हो गए, 44 प्लस 16 दिन आपके अप्रैल के, तो मतलब आपका ये आ जाएगा कुछ 16-17 अप्रैल के अकाउंट, 16 अप्रैल के अराउंड आपका 61st डे आएगा, ठीक है। और आपने पेमेंट कब कर दी? 5 अप्रैल को, ठीक है। तो विच एवर इज अर्लियर, 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल को क्या हो जाएगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई। और जब आपसे कोई लेट फीस और इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जाता है तो जिस दिन आपने वो पे किया है उसी दिन क्या होता है आपका टाइम ऑफ सप्लाई, इसलिए 5 अप्रैल क्या हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा पूरे अमाउंट के लिए 1,10,000 रुपए के लिए। तो आपका आंसर आ जाएगा फॉर होल अमाउंट ऑफ 1,10,000 5 अप्रैल विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड टू मेसर्स सलोनी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15? 1,10,000 रुपए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो 20,000 रुपए अटेस्टेशन सर्विसेज के पे किए थे वो एक्चुअल बेसिस पर रिम्बर्स किए हैं और इनवॉइस में सेपरेटली दिखाया गया है, तो ऐसे केस में उसको इग्नोर किया जाएगा और 1,10,000 रुपए का आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई पार्ट बना दिया जाएगा। Which of the following statements are correct in law? Mrs. Gopi Narayan Company is eligible to opt for composition levy under subsection 1 and 2 of section 10 of CGST Act. क्या वो कॉम्पोजिशन ऑप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इंटरस्टेट सप्लाई कर दी है, तो ये करेक्ट नहीं है। मैसेज गोपी नारायण कंपनी इज नॉट एलिजिबल, करेक्ट बात है। मैसेज गोपी नारायण कंपनी इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन अंडर सेक्शन 2A, बिल्कुल गलत बात है। मैसेज गोपी नारायण कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड एंड फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ। 1, 2 तो वैसे भी वो ऑप्ट नहीं कर सकता क्योंकि लीगल सर्विसेज 1 और 2 में अलाउड ही नहीं है। 2A में भी वो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसका एक तो टर्नओवर कहां पहुंच गया, एक तो उसका टर्नओवर 50 लाख पहुंच गया, 50 लाख पहुंच गया, ऊपर से इंटरस्टेट सर्विसेज कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। सेकंड एंड फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद केस सिनेरियो नंबर 13 पे आ जाते हैं। मिस्टर वीरा इज अ ट्रेडर ऑफ रेडीमेड गारमेंट एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ट्रेडर है और उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है। टर्नओवर है उसका 1 करोड़ 80 लाख ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, द कंपोजिशन ऑफ हिज टर्नओवर इज अंडर, उसमें से इंट्रास्टेट 80 लाख रुपए है, इंटरस्टेट 1 करोड़ है। 1 करोड़ में एग्जेम्प्ट सप्लाईज है जो 15 लाख रुपए है, 1 करोड़ में से 15 लाख रुपए क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई है। हिज इनवर्ड सप्लाईज आर एज अंडर, इंटरस्टेट तो है उसकी 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 हजार, उसमें से 20 लाख रुपए क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई है, फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर द एग्जेम्प्ट सप्लाई। मतलब 1 करोड़ 30 हजार में से 20 लाख रुपए आपका जो इनपुट है वो एक्सक्लूसिवली किसके लिए? एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो इस पे अपने को आईटीसी नहीं मिलेगा। इंट्रास्टेट है 46 लाख रुपए, जिसमें से 15 लाख रुपए एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई है, तो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल हो चाहे दोनों के लिए हो, हमें आईटीसी दोनों पे मिल जाता है, तो 46 लाख में कुछ भी गोचा नहीं है। He purchased a pickup van for the purpose of delivery of goods to his customer for 1,70,000, एक पिकअप वैन खरीदी है, डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए है, गुड्स कैरी करती है, तो ऐसे केस में इसका आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। वो तब होता है जब पैसेंजर कैरी करते हैं, गुड्स के केस में तो अलाउ होता है, तो 1,70,000 का आपको आईटीसी मिल जाएगा। 1,70,000 की वैल्यू है तो उस पर जो जीएसटी बनेगा उसका आईटीसी मिल जाएगा। उसने शोरूम रिनोवेट करवाया है, उसने डेबिट किए हैं सारे एक्सपेंसेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे। जब आप डेबिट कर देते हो आपके पीएनएल में, तो ऐसे केस में आपको पूरा का पूरा उस पर आईटीसी मिल जाता है। तो जो सारे एक्सपेंस इनकर किए हैं ये टोटल मिला के 10,02,000 रुपए के एक्सपेंस है जो आपको इस पे आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा। उन्होंने टी शर्ट परचेज की 1,80,000 रुपए की और उन्होंने फ्री में दे दी कस्टमर को प्रमोट बिजनेस करने के लिए। तो जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह कोई गिफ्ट वगैरह देते हो तो ऐसे केस में उस पर जो आईटीसी होता है वो आपको नहीं मिलता है, तो इस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ही ऑल्सो सोल्ड हिज शेयर ड्यूरिंग द ईयर फॉर 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए के शेयर सोल्ड किए हैं, ठीक है। तो ये भी एक आप याद रखना। वैसे तो ये सप्लाई नहीं होता, बट जब आईटीसी का रूल 42 आता है, रूल 43 आता है, तो उसमें एग्जाम सप्लाई के केस में हम 1% ऑफ द सेल ऑफ शेयर क्या मानते हैं? एग्जाम सप्लाई मानते हैं। रेट 9% 18% है। चलिए बात कर लेते हैं आगे आंसर की। कंप्यूट वैल्यू ऑफ एग्जाम्ड आउटवर्ड सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय मिस्टर वीरा ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, एग्जाम्ड आउटवर्ड सप्लाई कैलकुलेट करनी है, तो एग्जाम्ड आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपन ने 15 लाख रुपए की तो यहां पे बात करी है, इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज ऑफ 15 लाख, 15 लाख रुपए की हमने इंटरस्टेट सप्लाई ये करी है। उसके बाद रूल 42 और रूल 43 में मैंने बात करी थी कि जब अपन सेल ऑफ शेयर करते हैं तो उसका 1% हम क्या मानते हैं? एग्जाम। तो 10 करोड़ का 1% हो जाएगा 10 लाख रुपए, तो 15 लाख प्लस 10 लाख 25 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम सप्लाई, सी आपका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Mr. Veera cannot claim ITC on van purchase for delivery of goods, expense incurred on renovation of showroom and T-shirt distributed free of cost। देखो टी शर्ट पे तो वो इनकर नहीं क्लेम कर सकता, बट
जो अपना वैन परचेज किया है वो गुड्स के लिए किया है तो उस पर भी ब्लॉक नहीं है, वो क्लेम कर सकता है। रिनोवेशन का एक्सपेंस भी उसने एक्सपेंस में बुक किया है, कैपिटलाइज नहीं है, तो ऐसे केस में इसका भी वो क्लेम कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मिस्टर वीरा कैन क्लेम आईटीसी ऑन वैन परचेज एंड टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट, टी शर्ट पे वो क्लेम नहीं कर सकता, ये भी स्टेटमेंट गलत है। मिस्टर वीरा कैन क्लेम आईटीसी ऑन वैन परचेज फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिनोवेशन ऑफ शोरूम एंड टी शर्ट, टी शर्ट पे वो नहीं कर सकता है क्लेम, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मिस्टर वीरा कैन क्लेम आईटीसी ऑन वैन परचेज, बिल्कुल कर सकता है। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रिनोवेशन ऑफ शोरूम, बिल्कुल कर सकता है, बट कैन नॉट क्लेम आईटीसी ऑन टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बिल्कुल ये डी आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ मिस्टर वीरा, तो कितना अमाउंट हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट किया है। चलिए आंसर, ये हमारा केस स्टडी नंबर है 13, केस स्टडी नंबर है 13, इसका थर्ड पॉइंट है। अपन बात कर लेते हैं क्या क्या अपनी आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाईज ली हैं अपन ने। देखो इंटरस्टेट जो इनवर्ड सप्लाईज ली हैं अपन ने 1,30,00,000 की, 1,30,00,000 में से 20 लाख तो एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाईज है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अपने को नहीं मिलेगा, तो अपने को कितना मिलेगा 80,30,000 रुपए। उसके बाद हमने इंट्रा स्टेट परचेज किया 46 लाख, ठीक है, तो 46 लाख अपना क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इस पे भी अपने को आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि या तो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई है या फिर दोनों के लिए है। अब ही परचेज द पिकअप वैन फॉर पर्पज ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स 1,70,000 रुपए का, इस पे भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद अपन ने रिनोवेशन की बात करी थी, रिनोवेशन के एक्सपेंस पे भी अपने को आईटीसी मिल जाएगा, बट टी शर्ट पे अपने को नहीं मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 80,30,000 प्लस 46 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 10,02,000, ये आपका हो जाएगा 1,38,02,000। इस पे आप 18%, इस पे आप 18% आपको मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा 24,84,360 आपका क्या हो जाएगा 24,84,360 क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा, जो कि आपको पे करना है आउटवर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप लेजर में क्रेडिट कर सकते हो। उसके बाद पूछा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट तो मतलब देखो कितना अमाउंट क्रेडिट लेजर में ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम टैक्सेबल वाली जो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई थी ऐसे इनपुट को हटा दें तो क्या आ जाएगा, कॉमन क्रेडिट आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा आइटम था, वैन भी दोनों के लिए यूज हो रही है, आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम करवाया वो भी आपने दोनों के लिए करवाया है। सिर्फ यहाँ पे एक बात थी लिखी थी कि इसमें से 15 लाख एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, तो 15 लाख रुपए पे कितना टैक्स बनता है, 15 लाख रुपए पे टैक्स बनता है आपका 2,70,000, तो 24,84,360 में से 2,70,000 अगर लेस कर देंगे, इसमें से 2,70,000 अगर लेस कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 22,14,360, इतना आप कॉमन क्रेडिट हो जाएगा, यह आपका आंसर आ जाएगा 22,14,360, बी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद 14 नंबर पे आ जाते हैं। मिस्टर वेंकट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बेस्ड इन हैदराबाद इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। उन्होंने फॉलोइंग ट्रांजेक्शन की हैं, ही प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू क्विक टूर, ए यूके बेस्ड एंटिटी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ई कॉमर्स इन द फील्ड ऑफ टूर एंड ट्रैवल्स, ठीक है, जिसका ऑफिस है यूके में। उन्होंने यूरो पे किए हैं 95,000 टू मिस्टर वेंकट, 75 पर यूरो, travel to UK several times during the year and incurred 5,000 at their 75 as incidental expenses including VAT paid 10,000 which was ultimately charged from Quick Tour। मैंने बताया था जब भी प्योर एजेंट का भी कंसेप्ट आएगा तो ऐसे केस में भी अगर कोई पर्सनल एक्सपेंसेस आपने रीइंबर्स करवाए हैं तो उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी एक तो 95,000 ये हो गई, 5,000 जो आपने पर्सनल एक्सपेंसेस रीइंबर्स करवाए हैं वो हो गए, एंड अगेन 5,000 मिस्टर वेंकट एज एन इंटरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ अग्रीड कंसिडरेशन, तो 5,000 रुपये आपका पेमेंट करने में डिले हो गया तो उसके लिए आपने चार्ज करे, तो टोटल आपका जो ये हो जाएगा कंसिडरेशन 1,05,000 हो जाएगा। अब ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वेंकट ने इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी किया है 10,000 यूरो का 75 रुपीज की रेट से, ठीक है। मिस्टर वेंकट्स टैक्सेबल अर्निंग फॉर सर्विस प्रोवाइडेड इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर वाज 85 लाख, इंडिया में उन्होंने 85 लाख की सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने फ्री में रिटर्न फाइल करी हैं जिसका वैल्यू कुछ 1,40,000 है, पर किसी रिलेटेड पर्सन को नहीं है, किसी को भी प्रोवाइड कराई हैं, तो ऐसे केस में अनरिलेटेड कस्टमर को अगर विदाउट कंसिडरेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराइए तो वो सप्लाई नहीं होगा। सप्लाई कितना होगा 85 लाख। उसके बाद फर्दर इन जुलाई मिस्टर वेंकट ऑल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सर्विसेज टू हिज रियल ब्रदर मिस्टर कामत हु इज वर्किंग एट एन आईटी कंपनी एंड अर्निंग हैंडसमली, मतलब वो आपके ऊपर
डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो अर्निंग हैंडसमली 75,000 रुपये, बट उस पर 90% डिस्काउंट देके 7500 रुपये ही चार्ज किए हैं, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा 7500। अगर ये डिपेंडेंट होता तब हम ओपन मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, बट यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसे केस में जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और इन्होंने कुछ ट्रेनिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई हैं। रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, दमदम इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन गुवाहाटी असम अप्रोच मिस्टर वेंकट टू इम्पार्ट जीएसटी ट्रेनिंग, और इन्होंने जीएसटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई है 50 एम्प्लॉइज को। कहाँ पे, स्वराज होटल सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं। बट किसको प्रोवाइड कराई है, दमादम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि रजिस्टर्ड है गुवाहाटी में। ठीक है, तो अब अपने को पूछा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय मिस्टर वेंकट टू क्विक टोर इन यूरोस, तो अपन ने कैलकुलेट किया 95 + 5 + 5 1,05,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर वेंकट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है। तो चलिए, एक तो अपन ने 1,05,000 यूरो का आपने जो सर्विसेज दिया है, 75 की रेट थी, तो 1,05,000 इंटू 75, ये आपका हो जाएगा 78,75,000, प्लस आपने 85 लाख रुपए की इंडिया में सर्विसेज दी हैं, प्लस आपने 7500 रुपये की आपके ब्रदर को सर्विसेज दी हैं, प्लस 85 लाख प्लस 7,500, ये आपका 163,82,500 आपका आंसर आ जाएगा। What is the value of supply made by Mr. Venkat to Mr. Kamath if the Kamath is the son of Mr. Venkat? अगर सन होता तो सन के केस में हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं देखते, वो आपकी रिलेटेड पार्टी हो जाता, और रिलेटेड पार्टी हो जाता तो ओपन मार्केट वैल्यू अपन क्या लेते, सप्लाई वैल्यू लेते, तो ओपन मार्केट वैल्यू कितना था 75,000, तो 75,000 आपका आंसर हो जाता। फिर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी ट्रेनिंग इम्पार्टेड, जब कोई ट्रेनिंग दी जाती है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन को अगर ट्रेनिंग देते हो, दोनों प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ रेसिपिएंट दोनों अगर इंडिया में है और ट्रेनिंग सर्विसेज दी जाती हैं, तो जिस पर्सन को ट्रेनिंग सर्विसेज दी गई है रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। तो वो कहां रजिस्टर्ड था, गुवाहाटी में रजिस्टर्ड था, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गुवाहाटी असम। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। Jaskaran, a registered supplier of Delhi, is engaged in supplying a bucket of taxable goods and services. He has made the following supplies in the month of January. Supply of 20,000 packages at 30 East to Sukhija gift shop in Punjab. ये कहाँ पे है, दिल्ली में, और कहाँ कर रहा है, पंजाब में, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है 6 लाख रुपए का, जिसमें ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ 2 चॉकलेट 2 फ्रूट जूस बोटल एंड पैकेट ऑफ टॉय बैलून, मतलब मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई है तो इसमें से हाईएस्ट वाली रेट लगेगी, तो चॉकलेट फ्रूट जूस और टॉय बैलून तीनों में से हाईएस्ट रेट क्या है 18%, तो किस पे टैक्सेबल हो जाएगा, 18% पे टैक्सेबल हो जाएगा। 500 पैकेज इज कंसिस्टिंग ऑफ 1 चॉकलेट 1 फ्रूट जूस गिवन फ्री गिफ्ट टू दिल्ली कस्टमर ऑन द ओकेजन ऑफ लोहड़ी। अब दिल्ली के कस्टमर्स को दी है, कस्टमर आपके रिलेटेड पार्टी तो है नहीं, अब रिलेटेड पार्टी नहीं है, विदाउट आपने कंसिडरेशन दे दिया, तो ऐसे केस में ये सप्लाई ही नहीं माना जाता, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की है एल्डर ब्रदर को फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर इज बिजनेस फंक्शन, मतलब एल्डर ब्रदर का बिजनेस फंक्शन, मतलब उसका बिजनेस है, ठीक है, और बिजनेस है उसका, मतलब वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है एल्डर ब्रदर, तो ऐसे केस में उसको जो सर्विसेज दी गई हैं उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या मान लिया जाएगा, रिलेटेड नहीं है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सेट सर्विसेज 55,000, बट द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज एंड ऑफ सर्विसेज लाइक एंड क्वालिटी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, पेनल्टी ऑफ 10,000 वाज कलेक्टेड इन लम्प सम इन द मंथ ऑफ मार्च। अब देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया अनरिलेटेड कस्टमर को, क्योंकि एल्डर ब्रदर भी आपका अनरिलेटेड कस्टमर है, तो ऐसे केस में ये भी नो सप्लाई हो जाएगा। पेनल्टी ऑफ 10,000 वाज कलेक्टेड इन लम्प सम इन द मंथ ऑफ मार्च फ्रॉम सुखीजा। सुखीजा को जो सप्लाई की थी उससे अपन ने 10,000 रुपए की पेनल्टी की है, क्लेम किया, क्यों, क्योंकि उसने उस पर पेमेंट नहीं किया था, पेमेंट में डिले किया था। ठीक है, ये कब कलेक्ट किया, मार्च में। तो जब पेनल्टी वगैरह, जब हम लेट फीस वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो जिस टाइम पे वो कलेक्ट किया गया वहीं पे क्या माना जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है। वन ऑफ द ओल्ड कस्टमर ऑफ जसकरण मिस्टर बाहुबली अप्रोच्ड हिम रिक्वेस्टिंग टू अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय हिम फॉर लोकल सप्लायर। जसकरण अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेड गुड्स फ्रॉम मिस्टर बाहुबली थ्रू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। जसकरण डिड नॉट इशू अ कंसाइनमेंट नोट टू मिस्टर बाहुबली। देखो, ऐसा कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का अगर सर्विसेज दे रहा है जो कि आपको कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता है, तो ऐसे केस में उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर कंसीडर नहीं करेंगे, और जब गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर कंसीडर नहीं करेंगे तो ऐसे केस में वैल्यू सप्लाई भी नहीं आएगा। चलो देखते हैं। जीएसटी पेबल ऑन पैकेजेस सप्लाई टू सुखीजा गिफ्ट शॉप इन जनवरी एंड मार्च इज, देखो जनवरी में उसने कितने की सप्लाई दी, 6 लाख रुपए की, तो 6 लाख रुपए पे आपका 18% कितना हो जाएगा, 1,08,000। तो मार्च में कितना हो जाएगा, आईजीएसटी 1,08,000, परफेक्ट है, 1,08,000 आईजीएसटी अपना आना चाहिए, और कहीं आ रहा है नहीं आ रहा, तो अपना आंसर तो ये वाला है। पर आईजीएसटी 1526 कैसे आया वो पता लगा लेते हैं। तो जो आपने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया है, 10,000 रुपए का आपने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहेगा, और मार्च मंथ में चार्ज किया, तो मार्च में टाइम ऑफ सप्लाई आया, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 18, तो आपका जीएसटी आ जाएगा 1526, तो आईजीएसटी 1526 आपका आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सी।
जीएसटी ऑन सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड बाय जसकरण टू मिस्टर बाहुबली, ठीक है, जीएसटी ऑन सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय जसकरण टू मिस्टर बाहुबली। देखो यहाँ पे जसकरण ने क्या किया है, कोई ओल्ड कस्टमर था जसकरण का, उसने अप्रोच किया कि भैया हमें अरेंज कर दो ट्रांसपोर्टेशन का, बट जसकरण ने अरेंज तो कर दिया, बट उसका प्रोवाइड कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जसकरण का नहीं था। जसकरण ने सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर अरेंज करके दे दिया, उसके बाद में डायरेक्टली उनकी बात हुई है। तो ऐसे केस में तो जसकरण ने कोई सप्लाई नहीं करी है, इट्स नॉट अ पेबल एट ऑल, तो ये सप्लाई का पार्ट ही नहीं है। उसके बाद सप्लाई ऑफ 500 पैकेजेस गिवन एज फ्री गिफ्ट टू दिल्ली कस्टमर ऑन द ओकेजन ऑफ लोहरी, विदाउट कंसिडरेशन दिया है तो सप्लाई ही नहीं है, नॉट अ सप्लाई। फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ, वैल्यू ऑफ सप्लाई कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय जसकरण टू हिज एल्डर ब्रदर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर हिज फंक्शन, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया है टू हिज फंक्शन। अब फॉर हिज बिजनेस फंक्शन मतलब वो अपना डिपेंडेंट नहीं है ब्रदर, एल्डर ब्रदर, क्यों, उसका एल्डर ब्रदर है, बिजनेस है सब अपना, तो डिपेंडेंट तो नहीं है। अब जब डिपेंडेंट नहीं है तो मतलब रिलेटेड पर्सन नहीं है, और रिलेटेड पर्सन नहीं होता ऐसे केस में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा देते हैं, तो ऐसे केस में वो सप्लाई भी नहीं होती। नील एज कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय जसकरण टू हिज एल्डर ब्रदर इज नॉट अ सप्लाई, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने केस सिनेरियो कंप्लीट किए, 15 केस सिनेरियो जो थे, ओके, और यही आईसीआई ने जो केस सिनेरियो है वो कर रखे हैं। और फिर भी इसमें कुछ दिक्कत आता है तो आप एनी टाइम आप बता सकते हैं, आप डाउट्स पूछ सकते हैं, हमारा नंबर आपको दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।